तो विश्व के भूगोल मानचित्रण के अंतर्गत अब हम चर्चित स्थलों को बहुत जूम करके देखने वाले हैं, उनके मानचित्रण को। जैसे कि अभी आपको पता है इजराइल वाला क्षेत्र, मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र बहुत चर्चा में रहा है, तो क्यों ना एक बार हम मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र को बहुत अच्छे से देख लें, है ना। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में, जैसे इजराइल में बहुत सारे क्षेत्र चर्चा में रहे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, मृत सागर आपका इसी क्षेत्र में पड़ता है, मृत सागर, डेड सी, ठीक है। इसी क्षेत्र में आपका गाजा पट्टी पड़ता है जो कि चर्चा में था हमास के कारण से। इसी क्षेत्र में गोलान हाइट्स पड़ता है, इसी क्षेत्र में जॉर्डन नदी आपकी अवस्थित है। इसी क्षेत्र में, जैसे कि इजराइल से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, इसी क्षेत्र में गलील सागर भी पड़ता है। एक छोटा सा यहां पे देखेंगे, ये आपका सी ऑफ गलील है, ये ताजे पानी का स्रोत है और ये आपका खारे पानी का स्रोत है, डेड सी। यही आपका एक रिफ्ट वैली वाला क्षेत्र भी है। मतलब ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक हम निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र से। तेल अबीब बहुत चर्चा में रहा है, या फिर जो आपका यरूशलेम वाला क्षेत्र बहुत चर्चा में रहा है। तो जो क्षेत्र यहां पे चर्चा में रहे हैं उनको हम बहुत डिटेल से यहां पे समझने वाले हैं। वेस्ट बैंक बहुत चर्चा में रहा है, तो इजराइल वाला ये पूरा मानचित्र मैं एक एक करके आपको करवाऊंगा। जैसे कि इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देश, है ना। अभी ईरान भी बहुत चर्चा में था, तो ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देश। जैसे अभी यूक्रेन बहुत चर्चा में था, यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले देश। रूस बहुत चर्चा में था, तो रूस के साथ सीमा साझा करने वाले देश। अच्छा, केवल सीमा साझा करने वाले देश ही नहीं देखेंगे, वहां का फिजिकल ज्योग्राफी को भी देखेंगे कि वहां पे कोई नदी है क्या। जैसे इस पूरे क्षेत्र में जॉर्डन नदी का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे जॉर्डन रिवर है, तो जॉर्डन रिवर को हम समझने का प्रयास करेंगे। जॉर्डन रिवर आपकी जो है वो यहाँ पे जो गलील सागर है उससे होकर के भी बहती है और डेड सी में जाकर के ये पानी अपना गिराती है, मतलब अंतिम मुहाना इसका डेड सी है। तो इस पूरे क्षेत्र को, और यहाँ पे महान अफ्रीकन भ्रंश घाटी जो आपकी है, महान भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र है, इसी पे आपका जॉर्डन नदी है, यहीं पर आपका गलील सागर है, इसी पे आपका डेड सी है। तो हम लोग जॉर्डन वाला जो महान भ्रंश घाटी का क्षेत्र है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे अफ्रीका तक। तो ये मतलब एक पूरा का पूरा टॉपिक जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो सारे पॉइंट को आपको मैं बताऊंगा। एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत जूम आउट करके देखनी जरूरी है, क्योंकि आयोग कहां से क्या पूछेगा आपको नहीं पता है। हम यदि मानचित्रण में चीजों को गहराई से समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज का सेशन में पहले इजराइल और इजराइल के साथ जो देश हैं उन देशों को यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आपको इजराइल के साथ फिर आगे के मानचित्रण को आप समझ पाए। धनंजय जी कह रहे हैं सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। चलिए, थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे यहाँ पर इस क्लास से सीखते हैं, जानते हैं मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूं, तो आप लोग जरूर इस सेशन से जुड़िए और सीखिए। मेरा प्रयास यही है कि आप अपने जीवन में सफल बने, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, पहले हम देखते हैं इजराइल और उसके साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं। आप लोग भी मानचित्र में रखिएगा और ये आएगा, ये मान के चलिए, मतलब ये 100% चीजें आने वाली हैं, 100% चीजें आने वाली हैं जितने चीजें कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इजराइल और सीमा साझा करने वाले देशों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की बात करें तो यहाँ पे देखिए सीरिया है आपका, ये है ना सीरिया। सीरिया सीमा साझा करता है, यहाँ पे गोलान हाइट के साथ सीमा साझा करता है, और बाकी इजराइल से जो आपका वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है, गोलान हाइट्स वाला क्षेत्र है, उसके साथ जो है सीरिया की बॉर्डर। और गोलान हाइट्स में आपको पता है कि इस समय इजराइल का ही नियंत्रण है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहीं पे आपका गलील सागर भी पड़ता है। गलील सागर हम अलग से देखेंगे, डेड सी अलग से देखेंगे और जॉर्डन नदी अलग से देखेंगे। तो यहां पर सीरिया की बॉर्डर लगती है इजराइल से, हाँ बिल्कुल लगती है, ठीक है। इसके बाद जो है ऊपर देखेंगे तो यहां पे आपका लेबनान की बॉर्डर लगती है, लेबनान की बॉर्डर भी इजराइल के साथ लगती है। अब एक एक करके देश लिखते जाएंगे। लेबनान, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। और एक काम और करिएगा, आप लोग भी एक बार मानचित्रण में जरूर देखिएगा, ठीक है। मानचित्रण में जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले हम देश देख लेते हैं। तो ऊपर लेबनान है आपका उत्तर में, फिर इसके बाद आप देखेंगे उत्तर पूरब में आपका सीरिया पड़ता है और नीचे जॉर्डन है। जॉर्डन के साथ काफी बड़ी सीमा साझा करता है इजराइल। ये देखिए जॉर्डन है, जॉर्डन और
इजराइल के बीच में ही आपका वेस्ट बैंक यहां पर देखेंगे, वेस्ट बैंक है आपका। वेस्ट बैंक में इजरायली नियंत्रण है, देखा जाए तो फिलिस्तीनी क्षेत्र है लेकिन इजराइल का यहां पर कंट्रोल है। गाजा पट्टी में और इजराइल के बीच में हमास इजराइल संघर्ष अभी चल रहा है। अभी आपका ईरान के भी एंट्री हो चुके हैं इस पूरे मैटर पे, तो उन सब मुद्दों पे मैंने करंट वाले सेगमेंट पे चर्चा की थी आपकी। तो यहाँ पे वेस्ट बैंक है और यहीं पे आपका डेड सी है। तो जो आपका डेड सी है आपका मृत सागर है, मृत सागर सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है आपकी, यहाँ पे लवणता बहुत ज्यादा है, इसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये किन किन देशों के बीच में अवस्थित है, जॉर्डन, इजराइल और यहाँ पे वेस्ट बैंक है, उन तीनों के बीच में आपका अवस्थित है आपका। तो जॉर्डन के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। और किसी देश के साथ सीमा साझा करता है क्या? बिल्कुल, ये मिस्र के साथ सीमा साझा करता है। यहां पे देखिए इजिप्ट के साथ भी सीमा साझा करता है, मिस्र के साथ सीमा साझा करता है, और फिलिस्तीन को भी इसके साथ जोड़ेंगे। वैसे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में संघर्ष है, इजराइल फिलिस्तीन को दर्जा नहीं दे रहा, फिलिस्तीन इजराइल को दर्जा नहीं दे रहा, लेकिन ओवरऑल अब देखेंगे तो फिलिस्तीन के साथ भी इसकी सीमाएं लगती हैं, जो संघर्ष की स्थिति में है, विवाद की स्थिति में है। ये स्थल खंड हैं, जिन स्थल खंडों के साथ इजराइल की बॉर्डर्स लगती हैं। कई सारे क्षेत्र यहाँ पे चर्चा में है, उन क्षेत्रों के बारे में हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे, बट पहले कंट्री आप देख लीजिए। बाकी आप देखेंगे भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है, ये लेबनान भी सीमा साझा करता है और इजराइल भी सीमा साझा करता है, इधर इजिप्ट भी सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे इजराइल द्वारा नियंत्रित 3 क्षेत्र हैं। एक तो यहां पे वेस्ट बैंक है, इजराइल द्वारा नियंत्रित वेस्ट बैंक है। यहां पे देखें गाजा पट्टी है और ये यरूशलेम है। यरूशलेम को राजधानी भी घोषित किया जा चुका है इजराइल की, अमेरिका के द्वारा भी उसको मान्यता दी गई है। तो पूर्वी यरूशलेम वाला क्षेत्र आपका जो ये पूरा का पूरा है, यरूशलेम ये वाला रीजन, ये आपके सारे इजराइल के नियंत्रण में ही है। वेस्ट बैंक रीजन फिलिस्तीन और गाजा पट्टी फिलिस्तीन, हमास का भी यहां पर कंट्रोल है, बाकी फिलिस्तीन की गवर्नमेंट भी है जो यहां पे इस देश को चलाती है पूरी तरीके से। तो ये आपको ध्यान में रखना। ज्यादातर आबादी जो रहती है, ये जो पश्चिमी संकीर्ण पट्टी है, यहां पर ज्यादा आबादी रहती है। हाइफा क्षेत्र है आपका, तेल अबीब क्षेत्र है, तेल अबीब भी राजधानी है, तेल अबीब ही ऑफिशियल देखें तो यही राजधानी है। अभी जेरूशलेम को राजधानी घोषित किया है, बट तेल अबीब, तो ये पश्चिमी संकीर्ण पट्टी पर ज्यादातर आबादी यहां की रहती है, ठीक है। ज्यादातर आबादी यहीं पर रहती है, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है। तो ये दक्षिण वाला क्षेत्र जो आपका है ना, ये ज्यादातर क्षेत्र आपका रेगिस्तान है। ये क्षेत्र मतलब यहां पर भी रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान को देखा जाए तो ये है नेगेब रेगिस्तान, नेगेब रेगिस्तान। इसका मैं एक बार मानचित्र दिखा देता हूं। यहां पे दक्षिण वाले क्षेत्र में नेगेब रेगिस्तान है, नेगेब रेगिस्तान है। तो ये भी पूछ सकता है यदि आपको नेगेब डेजर्ट कहां है, इजराइल का जो साउथ इजराइल है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये है द नेगेब, ये आपका मरुस्थल है यहां पे इजराइल में, ठीक है। और उत्तर में जो गलील वाला क्षेत्र है, गलील सागर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आपका, ये इसके आसपास का क्षेत्र जो है उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र। यहां पे एग्रीकल्चर होती है ना, नॉर्थ वाले क्षेत्र में एग्रीकल्चर खूब होती है। गलील का क्षेत्र जो आपका है उपजाऊ कृषि वाला क्षेत्र माना जाता है। तो इजराइल लगातार मतलब एक लंबे समय अवधि से आपको पता है कि संघर्षरत रहा है और पिछले समय से लगातार इसकी सीमाओं में परिवर्तन होता रहा है। कई सारे डिप्लोमेटिक जो है समझौते हुए हैं, राजनीतिक समझौते हुए हैं, उन सब के कारण से इजराइल की बॉर्डर्स का निर्माण हुआ। भी कई सारी बॉर्डर्स विवादित हैं, कई सारी कंट्री इजराइल को दर्जा दे रही, कोई कंट्री इजराइल को मान्यता नहीं दे रहा। ये चल रहा है इस क्षेत्र में। अभी अब्राहम एकॉर्ड भी हुआ था आपका, मैंने पढ़ाया था कि यूएई ने मान्यता प्रदान की इसको अब्राहम एकॉर्ड के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सीमा साझा करने वाले देशों की लिस्ट मैंने आपको बता दी है और एक बार मानचित्रण में जरूर देखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको यहां पे बता देता हूं कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है ये। हाँ, ऊपर उत्तर में लेबनान है, इधर सीरिया है, नीचे जॉर्डन है और फिर मिस्र है, ठीक है, मिस्र है। यहां पे अकाबा की खाड़ी है, ये आप देखेंगे लाल सागर का ही विस्तार है। अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी दक्षिण में, मैं लाल सागर वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था, रेड सी वाले क्षेत्र में। तो अकाबा की खाड़ी जो है दक्षिण में पड़ती है इसके, ये है,
गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ ऑफ अकाबा है ना, नीचे यहां पे पड़ती है आपके। एक बार मानचित्र को थोड़ा सा जूम करके देखिएगा। दुर्गेश कुमार मिश्रा जी, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे चले जाइए, वहां पर आपको बैच मिल जाएगा। आपको बीपीएससी जो भी आपको ज्वाइन करना है, बीपीएससी का बैच मिल जाएगा, आईएएस का बैच मिल जाएगा, यूपीपीएससी का, आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। बहुत न्यूनतम शुल्क है और बहुत अच्छा कंटेंट आपको वहां पे मिलेगा। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, उसे जाके डाउनलोड करिए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी समस्या आती है तो संस्थान को कांटेक्ट कर सकते हैं 9115269789 पे, इस पे कॉल कर लीजिए सीधा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 9115269789 पे इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर है आप लोगों के लिए, आप इस पे कॉल करके कोई भी जानकारी चाहते हैं संस्थान से जुड़ी हुई तो आप इस पे ले लेंगे, बैच से जुड़ी हुई, ऐप से जुड़ी हुई, ऑनलाइन बैच से जुड़ी हुई, ठीक है। तो लेबनान हो गया क्लियर आपका। यहां पे गोलन हाइट्स है आपका, तो ये भी आपका इजरायली ऑक्युपाइड एरिया है, इसको बारे में भी क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो गोलन हाइट्स भी आपका मिडिल ईस्ट वाले रीजन पे है। अभी मैं अलग से सब कुछ लूंगा आपका, जैसे गाजा पट्टी है ना, गाजा स्ट्रिप को लेकर के भी क्वेश्चन आता है आपका, तो गाजा स्ट्रिप को भी हम अलग से देखेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। हाँ, अब गाजा पट्टी पे आते हैं, थोड़ा सा गाजा पट्टी को समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पे गाजा पट्टी का मैप यहाँ पे ऐड कर लेता हूं। एक मिनट रुकिएगा, गाजा पट्टी का मैप ऐड कर लेता हूं अलग से। तो गाजा पट्टी से भी आपका ज्योग्राफी पूछेगा। हाँ, ये वाला मानचित्र देख रहे हैं, भूमध्य सागर से लगा हुआ आपकी ये पतली संकीर्ण पट्टी है, गाजा पट्टी बोलते हैं इसको। और गाजा पट्टी तीन तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है। यदि मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो ये आपका एरिया है। खूब आप लोगों ने मानचित्र को इसको अच्छे तरीके से देखा होगा, बट काफी चर्चा में रहा है, तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को। तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, दो तरफ से इजराइल से घिरा है, एक तरफ से मिस्र से बॉर्डर लगती है। तो गाजा पट्टी की जो बॉर्डर है ना, मिस्र से भी लगती है और दो तरफ से इजराइल से लगती है, इजराइल से लगती है। एक ये आपका और एक उत्तर में यहां पे आप देखेंगे, ये भी यहां पे भी इजराइल से सीमा साझा है। और बाकी जो ये आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का जो वाटर बॉडी है, इसमें भी इजराइल का ही कंट्रोल है। तो देखा जाए तो तीन तरफ से इजराइल इसको कंट्रोल कर रहा है, और नीचे आपका दक्षिण में जो इसकी बॉर्डर है वो लग रही है आपकी किससे, मिस्र के साथ सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में एक दो चीजें, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीटली ये आपका पूरा का पूरा क्षेत्र जो है घिरा हुआ है। यहां पर गाजा की स्थिति को कई सारे जो शिक्षाविद हैं, जो बहुत सारे थिंक टैंक हैं, इसको ओपन एयर प्रिजन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन एयर प्रिजन। यदि ये शब्द भी पूछा जाए ना तो गाजा पट्टी के लिए प्रयोग किया जाता है, ओपन एयर प्रिजन। जेल की तरह बना रखा है इसे, पूरी तरीके से ये इजराइल के कंट्रोल में है, ठीक है। और यहां पर लगभग 20 लाख के आसपास आबादी निवास करती है। अभी जो ये इजराइल हमास युद्ध हुआ है, इसमें गाजा पट्टी का जो लगभग उत्तरी गाजा वाला क्षेत्र है, इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा शमशान बन चुका है इस समय, कंडीशंस बहुत खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तोड़ा गया है इसका। यहाँ दक्षिणी गाजा वाले क्षेत्र में भी, मतलब भाई कितना बहुत पतला सा क्षेत्र है ये, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। तो इसमें तीन सीमाएं हैं, इसकी तीन सीमाएं हैं, मैं एक बार बता देता हूं। इजराइल के साथ दो सीमाएं हैं आपकी। पहला यहां पे रफा बॉर्डर्स, रफा क्रॉसिंग का नाम आपने सुना होगा, रफा क्रॉसिंग, ये इजराइल के साथ है। अभी देख रहे थे यूनाइटेड नेशन जो भी मदद भेज रहा था वो रफा क्रॉसिंग के माध्यम से ही भेज रहा था गाजा पट्टी में, ठीक है। यहां पर रफा क्रॉसिंग के माध्यम से ही मानवीय सहायता भेजी जा रही थी। दूसरा जो क्रॉसिंग है वो भी इजराइल के साथ सीमा साझा करता है, इसका नाम है आपका करीम अबू सलेम क्रॉसिंग। यहां पे देखिए ये वाला क्षेत्र, ये भी इजराइल के साथ जुड़ता है, इसका नाम है करीम अबू सलेम क्रॉसिंग, करीम अबू सलेम क्रॉसिंग। ये भी बॉर्डर्स है, ठीक है। और ये इजिप्ट के साथ और इजराइल के साथ, दोनों के साथ जुड़ाव है इसका। और यहां पे देखेंगे तो ऊपर यहां पे एक बॉर्डर आपकी है,
ये वाली बॉर्डर, ये आपकी इजराइल के साथ सीमा, इसका नाम है इरेज क्रॉसिंग। इरेज क्रॉसिंग, ये 3 क्रॉसिंग है जिन क्रॉसिंग के माध्यम से, स्थल के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यहां के लोगों को कहीं भी जाना आना सब कुछ इजराइल के कंट्रोल में है, पूरी तरीके से नियंत्रित है। ठीक है, 3 कार्यात्मक सीमा क्रॉसिंग है। करीम अबू सलेम क्रॉसिंग इजराइल द्वारा नियंत्रित है, ये भी आपकी। ठीक है, इरेज क्रॉसिंग ये भी इजराइल द्वारा नियंत्रित है। करीम ये वाली, इसमें भी इजराइल का नियंत्रण है आपका, इजराइल। इरेज और करीम ये दोनों में इजराइल का नियंत्रण है। रफा क्रॉसिंग में मिस्र का नियंत्रण है। यहां पे आपने देखा था बहुत सारे शरणार्थी शिविर वगैरह बने हुए थे आपके, तो काफी चर्चा में रही है ये पूरी की पूरी क्रॉसिंग आपकी। अपने मानचित्र में जरूर देखिएगा आप लोग, वहां पे यदि नहीं दिखता तो मैं यहां पे आपको दिखा ही रहा हूं। जो चीज नहीं दिखती एक बार गूगल करके भी देख सकते हैं आप लोग। तो जब कभी भी आपस में विद्रोह की स्थिति होती है तो क्रॉसिंग सील कर दी जाती है, वैसे भी क्रॉसिंग ऑलरेडी सील रहती है और यहां पे पूरी तरीके से इजराइल कंट्रोल रखता है। तो गाजा 3 तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है, एक तरफ से मिस्र, 2 तरफ से इजराइल और पश्चिम दिशा में भूमध्य सागर। भूमध्य सागर पे पूरा कंट्रोल आपका किसका रहता है? इजराइल का रहता है। ओपन एयर प्रिजन के तौर पे इसको है ना, यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन हमास जो है यहाँ पे एक्टिव है, कार्य कर रहा है और उसके द्वारा हमेशा इजराइल को खत्म करना, उसका खात्मा करना इजराइल का यही उसका टारगेट है। तो इस डायरेक्शन पे लगातार हमास काम करता है यहाँ पे। ठीक है, 3 कार्यात्मक सीमा क्रॉसिंग्स है। करीम अबू सलेम इजराइल द्वारा नियंत्रित है, इरेज क्रॉसिंग इजराइल द्वारा नियंत्रित है और मिस्र द्वारा नियंत्रित है राफा क्रॉसिंग। ठीक है, तो एक तो आपको यह ध्यान रखना है गाजा पट्टी के बारे में। ठीक है, भूमध्य सागरीय बेसिन के तौर पे है आपका पूरा का पूरा क्षेत्र, भूमध्य सागर बेसिन के तौर पे पूरा का पूरा क्षेत्र आपका स्टैब्लिश है। ठीक, बहुत छोटा सा क्षेत्र है और आपको पता है कि जब 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इजराइल ने गाजा पर अधिकार कर लिया था और अपना सैन्य कब्जा कर लिया था। ठीक है, और 2005 में यहां गाजा से 2005 में इजराइल ने अपनी बस्तियों को हटा लिया था और यहां के व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही पर नाकाबंदी नहीं किया। व्यक्ति और वस्तु आ जा सकते हैं लेकिन वो भी इजराइल के उस पे। ठीक है, तो हमास जब से यहां पर आया है तब से जो है यहां पे स्थिति हमेशा खराब रही है और स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गाजा पट्टी वाला क्षेत्र। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन यहां पे एक्टिव रहता है आपका। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? यदि मैं गाजा पट्टी की बात करूं तो बहुत पतला सा क्षेत्र है। उत्तर में आप देखेंगे तो पतली सी पट्टी आपकी 6 से 10 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी और लगभग 45 किलोमीटर लंबाई है। तो आप समझ सकते हैं, और 20 लाख लोग इतनी पट्टी पे रहते हैं। 6 से 10 किलोमीटर की लंबाई है और लगभग 45 किलोमीटर की इसकी वो माफ करिएगा 6 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई है और 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है गाजा पट्टी की। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इजराइल के 2 चीजें मैंने आपको बताई, एक तो इजराइल से सीमा साझा करने वाले देश हमारे डिस्कस हो गए और दूसरा हमने डिस्कशन किया गाजा पट्टी के बारे में। ठीक है, अभी बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पे जिनको एक एक करके हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। हम वेस्ट बैंक को भी देखेंगे, गोलन हाइट्स को भी देखेंगे, हम मृत सागर को भी देखेंगे और मृत सागर के साथ साथ हम यहाँ पे जॉर्डन नदी को भी देखेंगे, गलील सागर को भी देखेंगे और भी जितनी यहाँ पे साइट्स हो सकती हैं, जिन साइट्स का चर्चा में था इस समय बहुत नाम, ताकि ये न रहे कि एग्जाम हॉल पे यदि यहां से कुछ पूछा जाता है तो आप गड़बड़ कर जाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गाजा पट्टी में गाजा इसका मुख्य शहर है, ये आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा क्षेत्र गाजा, तो इसी के नाम पे इसका नाम गाजा पट्टी रखा गया है। गाजा मुख्य शहर है। वेस्ट बैंक के बारे में मैं नेक्स्ट सेशन पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, एक बार अपने मैथ में रिवाइज कर लीजिएगा, चर्चा में रहा है तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए पिछले 2 वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध चला आ रहा है। जब ये युद्ध चालू हुआ था तो हम सब ने सोचा था कि समय रहते शायद ये युद्ध बंद हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद भी अभी तक युद्ध रुका नहीं है। तो रूस यूक्रेन युद्ध की वर्तमान स्थिति काफ़ी खराब है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो आपका मैपिंग वाले सेगमेंट से क्वेश्चन निकल के आएंगे और मैपिंग वाले सेगमेंट से क्वेश्चन क्या निकल के आएगा? पहला क्वेश्चन निकल के आएगा कि यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले देश आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। ठीक है,
यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले देश, इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देश, ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देश, ये सब आपको आइडिया होने चाहिए। जो चर्चा में हो उनके आसपास के देश, कंट्री, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े स्तर पे माइग्रेशंस भी इन सब क्षेत्रों में हो रहा है, और जो इसके पड़ोसी देश हैं, एक तो रूस के साथ संघर्षरत है ये आपका, और अन्य पड़ोसी देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जो कि नाटो के मेंबर हैं, कुछ यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, सब अलग अलग अपनी स्थिति में रहते हैं। तो यूक्रेन के से सीमा साझा करने वाले देशों को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा देश है जो यूक्रेन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। टोटल यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या की बात करें तो टोटल 7 देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं एक एक करके देख लीजिएगा। पहला तो आपका रशिया है, पहला देश आपका रूस है, ठीक है। दूसरा देश आपका बेलारूस है, रूस बेलारूस। तीसरा देश आपका पोलैंड है, पोलैंड है। चौथा देश आपका स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया है। पांचवा देश आपका हंगरी है। छठवां देश आपका रोमानिया है, और सातवां देश आपका माल्डोवा है। आप देखेंगे रोमानिया और यूक्रेन के बीच में माल्डोवा एक लैंडलॉक स्टेट है आपका, ठीक है, स्थल रुद्ध है। 7 के 7 देश आपको पता होना चाहिए। इजराइल के साथ मैंने आपको पढ़ाया था, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, सब आपको पता होने चाहिए। खुशबू गौतम जी, सी सेट की क्लास ऑलरेडी करवाई जा चुकी है, सी सेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे सी सेट की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको कंप्रीहेंशन की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने कंप्रीहेंशन कैसे सॉल्व करें वो चीज़ बताई है, और मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आपको मिल जाएगी। बेसिक क्लास है, एडवांस के लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। सी सेट का बैच है जहाँ पे मैथ एडवांस में कंप्लीट कराई गई है। ये आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सी सेट को प्राथमिकता जरूर दीजिएगा। सी सेट ही है जो आपको सेलेक्ट कराएगा एग्जाम पे, ठीक है। तो ये कंट्री हैं जिन कंट्रियों से चर्चा आप सभी की बहुत ज़्यादा चर्चा में पूरा का पूरा क्षेत्र रहता है। तो एक तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, रूस यूक्रेन युद्ध की घटना तो काफी लंबे समय से चली आ रही है, और इसको लेकर के हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे इसको लेकर के, ठीक है। मानवीय संकट भी देखने को मिल रहा है, बहुत सारे रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, बहुत सारे देश आकर के यूक्रेन के साथ खड़े भी हैं, और आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ है। पूरा देखा जाए तो वैश्विक बाजारों में जो है मुद्रास्फीति की स्थिति बन चुकी है। यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है, यूक्रेन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है, रूस को भी नुकसान हुआ है, काफ़ी सारे प्रतिबंध लग चुके हैं उस देश में। लेकिन अब चल रहा है तो चल रहा है, नाटो लगातार मजबूत हो रहा है, और देखा जाए इस पूरे युद्ध से वैश्विक विश्वास में भी कमी हो रही है। हर देश ये समझ के चल रहा है कि कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है, और जब भी युद्ध की स्थिति बनेगी लंबा खिंच जाएगा। कुछ लोग तृतीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरीके से विफल हो चुका है। यूनाइटेड नेशन अभी इस समय देखा जाए तो पूरी तरीके से असफल है, ठीक है। और कई सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे चीज़ें बदल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, और इसका भविष्य क्या होगा पता नहीं, इसका अंत नहीं दिख रहा, ठीक है। ना तो दोनों बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दोनों के बीच में गतिरोध समाप्त होने का अंत नहीं दिख रहा है। दोनों की जो कमेंट आ रहे हैं, दोनों के लीडर्स का, सबके विरोधाभासी कमेंट है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अलग से एक बार चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आसपास जितनी भी वाटर बॉडीज है ना, इन पे डिस्कशन हमारा हो चुका है। पहले ही मैंने काला सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए, कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए, भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए, लाल सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए, है ना। फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए। एड्रियाटिक सागर के बारे में भी हमारी चर्चा हुई है, बाल्टिक सागर के बारे में चर्चा हुई। तो काफ़ी सागर्स के बारे में चर्चा हो गई है। जो वाटर बॉडीज कुछ बची हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना,
ये आपका जो है यहां पर सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है और इसको हम डोनबास रीजन बोलते हैं। ये है डोनबास रीजन, ठीक है। यहां पे लुहांस्क है और डोनेटस्क है, ये दोनों क्षेत्रों पे जो है कब्जा कर चुका है रूस। रूस ने इनको ऑफिशियली अपना स्टेट भी घोषित कर दिया है। यहां पे अलगाववादी ग्रुप्स भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये आपका डोनबास रीजन सबसे ज्यादा आसान तरह है। यदि पूछता है कि डोनबास क्षेत्र कहां पे है तो आप यूक्रेन पे बताइएगा, ठीक है। डोनेटस्क और लुहांस्क क्षेत्र के बारे में भी चर्चा कर लीजिएगा। ये क्रीमिया वाला क्षेत्र है, रूस के कब्जे में है वर्तमान में। यहाँ पे देखो ओडेशा है आपका, खार्किव है ना, ये कीव राजधानी है इसकी, ठीक है। और निप्रो एक शहर ये है आपका, निप्रो, मारियोपोल, इसके बारे में भी चर्चा रहती है। तो कुछ प्रमुख शहर जो इसके इंपॉर्टेंट है, चर्नोबिल के बारे में आप लोग देखते हैं, चर्नोबिल चर्चा में रहता है। तो कई सारे शहरों के बारे में चर्चा मिलती है, ओडिशा के बारे में चर्चा मिलती है। तो ये जितने भी शहर हैं, यदि इनसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है, उन क्वेश्चंस पे नजर रखनी है आपको, ठीक है। थोड़ा सा सातिर रहना है ताकि आपको चीजें गड़बड़ ना हो पाए। एक बार फिर से मैं देश बता देता हूं। नंबर 1 रशिया, दूसरा बेलारूस, तीसरा पोलैंड, चौथा स्लोवाकिया, ठीक है, पांचवा हंगरी, छठवां रोमानिया, सातवां मोल्डोवा। सब बता चुका हूं। देखिए जगदम्बा प्रसाद जी, आप लोग जाइए बैच या इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, काला सागर के भी पड़े हैं, कैस्पियन सागर, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। अब एक बार आपका भी काम है कि आप भी जाके देखें, है ना। मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कई बार बता चुका हूं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी जाकर के देखिए चीजों को, ठीक है। तो अभी देखो क्रीमिया तो 2014 में कब्जा कर चुका था ये क्रीमिया वाला रीजन, लेकिन जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, डोनबास रीजन है ना, जिसमें डोनेटस्क और जो है आपका लुहांस्क क्षेत्र है, इसके अलावा खेरसान और जेपोरोजिया, इसको भी रूस कहता है कि उसने शामिल कर लिया है, ठीक है। एक तो लुहांस्क क्षेत्र है आपका, डोनेटस्क क्षेत्र है और इसके अलावा खेरसान क्षेत्र है। खेरसान पे भी उसको ऑफिशियली अपना स्टेट में कब्जा मान चुका है खेरसान में। खेरसान के अलावा एक जगह और है जेपोरेजिया। तो यहां तक तो मतलब यूक्रेन का काफी क्षेत्र अब रसिया के कब्जे में आ चुका है। अभी भी संकट इसका लगातार मंडरा रहा है, युद्ध टला नहीं है, युद्ध चलता ही रहेगा ये। अब तो नए दड़े भी बन गए हैं आपके। हाँ बिल्कुल ईशा जी। तो मानचित्रण में देखो आपको हाईलाइटेड एरिया जरूर देखने हैं, जितने भी हाईलाइट है। जैसे इजराइल वाला मैंने आपको बताया था मिडिल ईस्ट का, तो इजराइल के वो सारे क्षेत्र देखो, मैंने गोलन हाइट जितने भी क्षेत्र हैं सब चर्चा किए थे आपको, ठीक है। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गाजा से भी सीमा साझा करने वाले देश बताए थे, गाजा के अंदर क्रॉसिंग्स 3 क्रॉसिंग बताई थी आपको, है ना। और मैंने फिर जो है वहीं पे डेड सी था, मृत सागर के साथ सीमा साझा करने वाले, गलील सी भी मैंने आपको पढ़ाया था, सी ऑफ गलील भी बताया था। अकाबा की खाड़ी के बारे में भी चर्चा हुआ था। अकाबा की खाड़ी में एक बार और डिस्कस कर दूंगा। दिमाग में मानचित्रण चलाते रहा करो, अपना जो एटलस है ना, उस एटलस को एक बार पलटते लटते रहा करो, धीरे धीरे दिमाग में चीजें याद होने लग जाएंगी और बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे होता रहेगा। आप ये वाली सेशन में रहेंगे, क्लास में रहेंगे, चैनल पे आपको आजाद ईस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोज मिलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग का सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे यदि आपने मेरे साथ जो है इस सेशन को ज्वाइन रखा। और देखो एक मैंने विश्व के भूगोल पे इंटायर वीडियो भी बनाया है, इंटायर वीडियो सेशन भी जरूर देख लेना एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी का। कई सब्जेक्ट के इंटायर वीडियो आपके बने हुए हैं, जिसमें से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और आपका जो है भारत का भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सारे आपके इंटायर वीडियो हैं। समान अध्ययन के इंटायर वीडियो हैं, करंट अफेयर्स के इंटायर वीडियो हैं, 14 वीडियो आ चुके हैं करंट अफेयर्स इंटायर वीडियो के, उनको भी देखिए। करंट अफेयर्स आपका पूरा तैयार रहेगा, आपके दिमाग में कोई भी तनाव नहीं आएगा। जितना मैंने करवा दिया है यदि उतना भी आप करके चले गए तो एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा तो आप 100% पास कर लेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए, विश्व के भूगोल के अंतर्गत कई सारे टॉपिक आप सभी के हो चुके हैं।
मानचित्रण की क्लास लगातार चलती रहेगी, मानचित्रण आपका करवाता रहूंगा। मानचित्रण से प्रश्न आते हैं आप सभी के। एक नया टॉपिक ले रहे हैं आज हम। एक देश है ईरान, काफी चर्चा में रहा इस समय, और इजराइल और ईरान के बीच में आपको पता है इस समय संघर्ष की स्थिति बन गई। पहले इजराइल ने हमला किया सीरिया दमिश्क में, फिर ईरान ने हमला किया और इजराइल ने प्रत्युत्तर दिया। अच्छा, एक जानकारी और आप सभी को दे दूं कि अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध रुकने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि हमास ने सीज फायर को लेकर के बात कही है। अब देखिए इजराइल का क्या रुख रहता है वो तो समय रहते आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक नया धड़ा बन चुका है इजराइल वर्सेस ईरान का। तो कहीं ना कहीं पे स्थिति आपकी जो है इस क्षेत्र में काफी ज्यादा चर्चा में रही है। तो आज के सेशन में मैं आपको ईरान और ईरान से सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में डिस्कस करूंगा। ये आपका मानचित्र है, ईरान का मानचित्र है, आप ईरान देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की, और इसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि ईरान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और भारत ईरान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ईरान के साथ प्राचीन ऐतिहासिक संबंध रहे भारत के। यहाँ पे इसके ज्योग्राफी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम कंट्री देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो इसके साथ सीमा साझा करती हैं, किस किस देश के साथ ईरान सीमा साझा करता है। ठीक है, पहली बात ये पश्चिम एशिया में अवस्थित है, आपका पश्चिम एशिया में अवस्थित है। राजधानी इसकी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। यहाँ पे है तेहरान, आपका कैस्पियन सागर से थोड़ा सा दूर है। यहीं पर एक जगह है रामसर। रामसर स्थल एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में, 2 फरवरी 1971 में, और आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के ये कैस्पियन सागर के तट के पास ही रामसर एक स्थल है। तो रामसर में ही आपका एक कन्वेंशन हुआ था, बहुत प्रचलित कन्वेंशन है आपका। इसको फारस और पर्सिया के नाम से भी जाना जाता है। 1935 तक इसका नाम फारस था, पर्सिया था, तभी आप देखते ना इसको फारस की खाड़ी बोलते हैं। तो 1935 तक इसका नाम फारस भी था, फारस या पर्सिया, है ना, पर्सिया बोलते हैं। भाषा भी एक पर्सिया फारसी भाषा है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा इसके साथ सीमा साझा करने वाले देशों को देख लेते हैं। देखिए मानचित्र से स्पष्टता आपको दिखेंगे, ये वाला मानचित्र ले लेते हैं। ये ईरान है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के पूरब में। पूरब ये वाला हिस्सा है आपका। कई सारी वाटर बॉडीज भी इसके साथ लगती हैं, वाटर बॉडीज भी सीमा साझा करती हैं। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। यहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर इसके साथ सीमा साझा करता है। नीचे देखिए यहाँ पे फारस की खाड़ी है और यहीं पे ओमान की खाड़ी है। 2 खाड़ियां हैं आपकी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ऊपर कैस्पियन सागर है। तो जब मैंने कैस्पियन सागर बताया था तब मैंने आपको बताया था कि ईरान के साथ सीमा साझा करता है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के साथ भी नीचे सीमा साझा करता है। ठीक है, अब इसके साथ देशों की बात करें तो पश्चिम में इसमें 2 देश हैं, एक तो तुर्की है और दूसरा इराक है। इराक और तुर्की के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम में, इराक और तुर्की के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम में। ठीक है, इराक और तुर्की। उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे देखिए अजरबैजान है, यहीं पे एक देश है आर्मेनिया। अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ सीमा साझा करता है। तो पहला इराक हो गया, दूसरा तुर्की हो गया, तीसरा आर्मेनिया हो गया, चौथा अजरबैजान हो गया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में झड़प होती रहती है, ये देशों के संबंध भी आपस में अच्छे नहीं है। ठीक है, फिर ये कैस्पियन सागर है आपका, वाटर बॉडी है। इसके बाद इसकी काफी लंबी सीमा साझा होती है तुर्कमेनिस्तान से। ठीक है, उत्तर पूर्व में अवस्थित है तुर्कमेनिस्तान। 5वां देश आपका तुर्कमेनिस्तान है। टोटल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के बाद 2 देश और हैं, एक तो अफगानिस्तान है और फिर है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान से सीधा सीमा, देखो भारत, पाकिस्तान, फिर ईरान, है ना, भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो ये 7 देश एक बार देख लीजिए कौन कौन से। कुवैत की सीमा इसके साथ लगती है क्या? नहीं लगती। कुवैत की सीमा फारस की खाड़ी के साथ लगती है और इराक के साथ लगती है। तो इराक है, तुर्की है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ये टोटल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, पहली बात तो ये। अब समय समय पे बहुत सारे आक्रांता भारत में आते रहे। आपको पता है दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है आपका, यहाँ पे हकमनी साम्राज्य हुआ करता था और सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ है भारत में वो
ईरानियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, हकमनी शासकों के द्वारा भारत में सबसे पहले आक्रमण किया गया था। तो भारत में कई बार आक्रमण किए गए, यहां से कई सारे शासक, कई सारे जो है यहां से आक्रमणकारी भारत आते रहे। भारत और ईरान के संबंध बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने हैं। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के लिए क्या इसका रणनीतिक महत्व है। देखो, ज्योग्राफिकल तौर पे आप देखो तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, अभी हम इसकी ज्योग्राफी को देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कुछ माउंटेन रेंज आपको दिख रही होगी। एल्ब्रूस रेंज है, यहाँ पे जैग्रोस माउंटेन है। तो एल्ब्रूस और जैग्रोस ये दो माउंटेन है। यहाँ पे कई सारे मरुस्थल है। दस्ते कबीर का नाम सुना है, दस्ते लुट का नाम सुना है। ये दोनों ईरान के मरुस्थल है, दस्ते कबीर, दस्ते लुट। दो माउंटेन है, एल्ब्रूस माउंटेन और ये है आपकी जैग्रोस माउंटेन श्रेणी। ये दो माउंटेन श्रेणी यहां पर देखने को मिलती हैं। अब भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व क्या है, आपको पता है पाकिस्तान के साथ तो हमारे हालत अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है। तो ऐसे में मध्य एशिया के साथ हमारा संपर्क पूरी तरीके से टूट जाता है। मध्य एशिया के साथ भारत का संपर्क रहता नहीं है। तो ऐसे में भारत जो है यहाँ पे चाबहार बंदरगाह इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। और चाबहार बंदरगाह भारत इस्टेब्लिशमेंट इसलिए कर रहा है ताकि जो है यहां से मध्य एशिया के लिए एंट्री मिल सके। तो सबसे पहली चीज भारत के लिए इसका महत्व इसलिए है क्योंकि फारस की खाड़ी में अवस्थित है और फारस की खाड़ी के माध्यम से हम मध्य एशिया में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे लिए अल्टरनेटिव है आपका ये। ठीक है, तो पहली बात, भारत के लिए इसकी अवस्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम फारस की खाड़ी से लेकर के मध्य एशियाई देशों में जाना चाहते हैं तो ईरान ही एकमात्र माध्यम हमारे लिए बनता है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से हमें प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे प्राप्त होते हैं। विश्व के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडारों में से एक है ईरान और यहां से बड़ी मात्रा में भारत को पेट्रोलियम उत्पादों की, कच्चे मालों की जो है उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में दी जाती है। तो ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता के लिए भी इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक वैकल्पिक मार्ग भारत को उपलब्ध कराता है चाबहार बंदरगाह के माध्यम से, और दूसरा जो है ये जो है यहां से हमें पेट्रोलियम उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, ईरान के लिए भारत क्यों इंपॉर्टेंट है? ईरान के लिए भारत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत विश्व की सबसे बड़ी वाला आबादी वाला देश है। तो सबसे पहली बात, ईरान के पास एक बहुत बड़ी मार्केट मिल सकती है। ठीक है, जनसांख्यिकी लाभांश भारत के पास बहुत ज्यादा है। तो ईरान के लिए तेल का बड़ा बाजार है भारत। ठीक है, तेल बेच सकने में उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लागत भी कम लगती है क्योंकि अवस्थिति बहुत नजदीक है दोनों को लेकर के, और भारत एक विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे में जो है ईरान के आर्थिक संबंधों की पूर्ति के लिए भारत की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वर्तमान में आपको पता है ईरान की अर्थव्यवस्था इतने सारे प्रतिबंधों से गुजर रही है कि उसमें भारत ही उसके लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी देश के तौर पे है। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए व्यापारिक संबंधों को लेकर के। अब इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो आपके सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, ये देश अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, रट लीजिए आप ये सारे के सारे। पहला इराक है, दूसरा तुर्की है, तीसरा आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है और अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। 7 देश हैं। वाटर बॉडीज भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आपको पता है इसके बारे में एक जो है ये भी जानकारी कि ईरान जो है परमाणु बम बना रहा था, और परमाणु बम बनाने को लेकर के अमेरिका के द्वारा कई सारे प्रतिबंध 2019 के बाद लगाए गए हैं। तो ईरान का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, आयात वगैरह बंद हो चुका है विश्व में। तो ऐसे में भारत ही इसके लिए एक जो है संकट मोचन बन के निकला है। ठीक है, तो ईरान के चीन के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध है, भारत के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध है, और भारत को चाहिए कि यहां से अच्छे संबंधों के माध्यम से मध्य एशिया तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की जा सके, एक अल्टरनेटिव बनाया जा सके। अच्छा, इसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है ईरान के लिए? चूंकि भारत इजराइल का भी बहुत अच्छा दोस्त है, तो कहीं ना कहीं पे एक चुनौती ये इसके लिए निकल के आती है। इसको लगता है कि इजराइल को क्यों मान्यता भारत ने दे रखी है, इजराइल के साथ इतने अच्छे संबंध क्यों बना रखे हैं। लेकिन ये भारत का द्विपक्षीय मामला है, हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को अपने अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ईरान आपका ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं जिनको आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिदृश्य में समझना है। अभी देखो, युद्ध जैसे हालात ना बने तो अच्छा है पूरे विश्व परिदृश्य के लिए, लेकिन अब जिस तरीके का तनाव का माहौल बना हुआ है पूरे पश्चिम एशिया में, उसमें ईरान की बहुत बड़ी भूमिका है ये तनाव को कम करने या ज्यादा करने की।
इजराइल एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन आज के टाइम पे अत्याधुनिक है, और ऐसे में इजराइल के साथ युद्ध करना ईरान के लिए और भी घातक हो सकता है, क्योंकि इसमें पश्चिम के देश आके खड़े हो जाएंगे। अमेरिका तो इसी मौके का इंतजार कर रहा है। अभी वहां पे चुनाव है अमेरिका में, चुनाव के बाद आपको पता इसी साल 2000 नवंबर महीने के पहले सप्ताह में चुनाव होते हैं वहां पे, ठीक है। तो अब मतलब चुनाव का माहौल बन चुका है अमेरिका में। तो जब आपको पता है वो आए थे, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प यदि दोबारा आ गया ना, तो फिर ईरान वगैरह में फिर प्रतिबंध बहुत व्यापक हो जाएंगे। तो ऐसे में संबंध में ये कहीं ना कहीं पे टूल्स बन जाएगा फिर, ठीक है। भारत मध्यस्थता तभी कर सकता है जब मध्यस्थता के लिए भारत को बोला जाए, है ना। कोई भी कंट्री तभी सामने आती है। बाकी दोनों, भारत के लिए तो दोनों ही देश इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यदि बीच में कोई समस्या आएगी तो भारत निश्चित तौर पे एक मध्यस्थ के तौर पे है इनकी समस्याओं को लेकर के, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ जानकारी थी आपको ईरान को लेकर के। फिर से एक बार बता दूं, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, तुर्की और इराक, ये टोटल ये एंटिटी है। 3 वाटर बॉडीज हैं, 7 आपके जो है लैंड कंट्रीज हैं ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देशों में। तो ये टॉपिक आपका आता है यदि मान लो पूछता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कुछ ना कुछ ऐसे ही निकाल के पूछता है, तो वो आप कर लेंगे। तो विश्व के भूगोल मानचित्रण के अंतर्गत अभी तक हमने कई सारे टॉपिक देखे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानचित्रण की क्लास मैं आप लोगों को लगातार करवाता रहूँगा। मेरा उद्देश्य ये है कि मानचित्रण में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो, और वर्ल्ड मैपिंग से जो भी क्वेश्चन बन सकते हो वो सब आप कर पाएँ एग्ज़ाम हॉल में। आज के सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री को लेने वाले हैं, जो काफ़ी चर्चा में रही है इस समय। वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे प्रतिबंधों को झेल रही है, और वो है रूस। भारत का एक प्रमुख सहयोगी के तौर पे भी रूस है। सबसे ज़्यादा चर्चा में रूस रहा है। तो रूस से 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं। देखो, एक चीज़, पहले तो रूस यूएसएसआर के तौर पे था, है ना, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था पहले, जिसको हम सोवियत संघ कहते थे। और सोवियत संघ जो है 26 दिसंबर 1991 में विखंडित हो गया। कई सारे देश बने उससे, और आज वो देश रूस के साथ संघर्षरत भी है, रूस के साथ सीमा साझा भी कर रहे हैं। तो आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं। पहले तो हम रूस के बारे में देखेंगे, कौन कौन से देश रूस के साथ सीमा साझा करते हैं, और इसके आसपास की ज्योग्राफी क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ज्योग्राफी को भी देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसके बाद जो है सोवियत संघ को भी देख लेंगे इसी के साथ, ठीक है। हम लोग सोवियत संघ को भी देख लेंगे। तो देखिए, रूस जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आप सब लोग ये चीज पढ़ते हैं, क्षेत्रफल के आधार पे नंबर 1 है ये देश, ठीक है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश है रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आपका भारत आता है क्षेत्रफल के आधार पे। तो रूस के साथ सीमा साझा करने वाले देश 14 देशों की सीमा साझा करता है रूस, 14 देश। और ये देश कभी पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, अब तो नहीं है। मैं सोवियत संघ बाद में डिस्कस करूंगा। अच्छा, अमेरिका के साथ भी रूस की सीमा लगती है क्या? बिल्कुल लगती है, लेकिन अमेरिका के साथ जो रूस की सीमा लगती है वो आपकी समुद्री सीमा लगती है, ठीक है। बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि साइबेरिया और अलास्का को अलग करती है। तो अभी वो भी मैं बता दूंगा। और जापान के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है, वो भी समुद्री जलराशि से ही इसकी सीमा साझा करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इसकी सीमा साझा होती है स्थलीय तौर पे टोटल 14 देशों के साथ सीमा साझा होती है। मैं 14 के 14 देश यहाँ पे मानचित्र में आपको दिखाऊंगा। आप देख पा रहे हैं रूस है, ठीक है। अब 14 देशों के साथ ही सीमा साझा करता है। 14 देश कौन कौन से हैं? एक तो देखिए फिनलैंड है, यहाँ पे देखिए ये देश है आपका फिनलैंड, इसकी राजधानी हेलसिंकी है। हेलसिंकी एक करेक्टर रहता है ना आपका उसमें मनी हाइस्ट में। फिनलैंड के साथ सीमा साझा करता है। फिनलैंड के बगल में ही नॉर्वे है, ऊपर नॉर्वे। तो क्या नॉर्वे से भी सीमा साझा करता है? बिल्कुल, ओस्लो इसकी राजधानी है नॉर्वे के। स्वीडन के साथ रूस की सीमा साझा नहीं होती है। नंबर 1 नॉर्वे, दूसरे नंबर पे फिनलैंड है आपका, ठीक है। यहाँ पे बाल्टिक सागर है,
बाल्टिक सागर की सीमा क्या रूस के साथ लगती है? बिल्कुल लगती है। तो नॉर्वे, फिनलैंड, दो देश ये हो गए। अब यहाँ पे बाल्टिक राज्य हैं, कई सारे स्टेट हैं जिनको बाल्टिक राज्य कहते हैं, जिसमें से इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 3 स्टेट हैं। पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा होते थे, ठीक है। 3 स्टेट हैं, पहला है एस्टोनिया, फिर लाटविया, फिर लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, 5 हो गए टोटल। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या पोलैंड की सीमा रूस के साथ लगती है? हाँ, पोलैंड की सीमा भी रूस के साथ लगती है। यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है रूस का ही है ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है जो कि रूस का हिस्सा है। तो पोलैंड की सीमा भी रूस के साथ लगती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये बेलारूस है। बेलारूस तो आपको पता है कि एक अच्छा मित्र देश के तौर पे, और यूक्रेन हमले में रूस के साथ जो है लगा हुआ है, रूस की मदद कर रहा है आपका। तो नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड और बेलारूस, ठीक है। इसके बाद आपका यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान। इसके बाद आपका यूक्रेन के साथ सीमा साझा हो रहा है, युद्ध चल रहा है इस समय, इसी कारण चर्चा में ज्यादा है। नीचे काकेसस कंट्री है आपकी, नीचे काकेसस कंट्री है। 9 नंबर है जॉर्जिया और 10 नंबर है आपका अजरबैजान। इसके बाद फिर कैस्पियन सागर आ जाता है, ठीक है। आर्मेनिया के साथ सीमा साझा करता है क्या रूस? नहीं करता है, आर्मेनिया के साथ नहीं करता है, जॉर्जिया और अजरबैजान के साथ करता है। इसके बाद ये है कजाकिस्तान, 11 नंबर में कजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। चाइना के साथ भी सीमा साझा होती है, चाइना के साथ एक हिस्सा लगता है और मंगोलिया के साथ हिस्सा लगता है। अब एक देश और है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया से भी ये सीमा साझा करता है, नॉर्थ कोरिया के साथ भी सीमा साझा करता है रशिया। ये टोटल 14 देश हो गए। एक बार फिर से देखो, बहुत कठिन नहीं है। एक बार यदि मानचित्रण को थोड़ा सा आपकी समझ अच्छी है ना, दिमाग में मानचित्रण बैठा हुआ है ना, मेरा उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में मानचित्रण बढ़ जाए, ठीक है, आपके दिमाग में मानचित्रण बढ़ जाए। इसीलिए मैंने वर्ल्ड मानचित्रण में इतने सारे टॉपिक आपके करवा दिए हैं, आगे भी करवाता रहूंगा। देखो नॉर्वे, अभी बाद में स्कैंडिनेवियाई कंट्री, नॉर्डिक कंट्री, उसको भी हम अलग से लेंगे। तो नॉर्वे, फिर इधर फिनलैंड, फिर इधर एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, और यहाँ पे काकेसस देश हैं आपके, जॉर्जिया और अजरबैजान, आर्मेनियन, 3 देश हैं। लेकिन यहाँ पे जॉर्जिया और अजरबैजान की सीमा साझा होती है, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया। ये है चीन के साथ, वो रूस के साथ सीमा साझा करने वाले 14 देश, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है रूस विश्व की एक बड़ी पावर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी रूस एक बड़ी पावर बन के उभरा यूएसएसआर के तौर पे। तो यूएसएसआर में टोटल 15 देश हुआ करते थे, रूस को जोड़ दे तो टोटल 15 देशों का एक महासंघ बनाया गया था, सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का एक संघ, विचारधारात्मक तौर पे। यहाँ पे आप देखिए, ये रेड कलर से जितना भी क्षेत्र देख रहे हैं ना, पूरा यूएसएसआर का क्षेत्र है। अब यूएसएसआर अस्तित्व में नहीं है। यूएसएसआर बना कब था? यूएसएसआर बना था आपका 30 दिसंबर 1922 में। 30 दिसंबर 1922 में यूएसएसआर का जन्म हुआ आपका, ठीक है। और उस समय लेनिन थे आपके, है ना। 1917 में आपको पता है लेनिन के नेतृत्व में रूस में अक्टूबर की क्रांति हुई थी, और जिसमें जार के शासन को उखाड़ फेंका गया था और साम्यवाद की स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है। एक सिविल वार की स्थिति रही 1922 तक। 1922 में सिविल वार खत्म हो गया रशिया में, और उसके बाद 1922 में सोवियत संघ का गठन हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री का यदि आपके मतलब आईएएस में, यूपीपीसीएस में, लगभग सभी स्टेट में वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सोवियत संघ का गठन, बोल्शेविक क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब आपको पढ़ना है ना। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो वो तो अलग से मैं पढ़ाऊंगा आपको, बैच के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट, है ना। जो ऑनलाइन बैच है, फाउंडेशन बैच है, वहां पर मैं करवा रहा हूँ, बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो मैंने आपको रशिया के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए सारे, नॉर्वे, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन। नीचे जो है आपका जो है आर्मेनिया और अजरबैजान है, वो माफ करिएगा, जॉर्जिया और अजरबैजान है। आर्मेनिया के साथ सीमा साझा नहीं करता, जॉर्जिया, अजरबैजान है। कजाकिस्तान है, चाइना है, मंगोलिया है और उत्तरी कोरिया है। दक्षिणी कोरिया के साथ सीमा साझा नहीं करता, उत्तरी कोरिया के साथ करता है। अब ये लाल रंग से जितने भी देख रहे हैं टोटल 15 देश थे आपके, ठीक है।
रूस को जोड़ देते हैं। टोटल 15 देश थे, अब 14 ही, मतलब 14 इसीलिए पड़ोसी देश है, सारे के सारे पड़ोसी देश विचारधारात्मक तौर पे आपके मतलब इससे जुड़े हुए थे। मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा, आपकी साम्यवादी विचारधारा से जुड़े हुए ये 15 देश थे। इनका विघटन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991 को ये खत्म हो गए थे आपके सारे के सारे। तो इसमें कंट्री जो यूएसएसआर का हिस्सा होती थी, रूस था, यूक्रेन था। आज जो यूक्रेन लड़ रहा है, पहले एक साथ हुआ करता था 1991 तक, अब तो कह रहा मैं नाटो में जाऊंगा। पहले वार्सा पैक्ट हुआ था यूएसएसआर के टाइम पे। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सब आपके हिस्सा हुआ करते थे। मध्य एशिया के देश भी आपके हिस्सा थे। मैं यहाँ पे नाम आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको नाम सारे के सारे देखने हैं। ये तो रशिया है आपका, रूस है, ठीक है। नीचे यूक्रेन है, यूक्रेन इसका हिस्सा हुआ करता था, रूस इसका हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद ये वाले कंट्री जो आपके हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक राज्य, ये भी इसके हिस्सा हुआ करते थे। बेलारूस इसका हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, बेलारूस भी इसका हिस्सा हुआ करता था। आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, मध्य एशिया के पांचों देश, मध्य एशिया के 5 देश थे। मध्य एशिया में देखो, मध्य एशिया में 5 देश हैं। K2 T2 U मैं अलग से एक बार पढ़ा दूंगा। के 2 के हैं, 2 के का मतलब है कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। 2 के है, 2 टी है। 2 टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। 2 के का मतलब है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और एक है आपका यू यानी उज्बेकिस्तान। ऐसे करके 5 देश हैं आपके। ये टोटल कितने कंट्री हैं? 5 कंट्रीज हैं। रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, एस्टोनिया, यूक्रेन, अजरबैजान, किर्गिस्तान, लाटविया, मोल्डोवा। अच्छा, मोल्डोवा भी था आपका, छोटा सा देश है आपका मोल्डोवा, ठीक है, छोटा सा देश मोल्डोवा भी है इसमें। मोल्डोवा, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, लिथुआनिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान। तो ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था। अब आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह करेंगे तो वहां पे आपको ये आइडिया होना चाहिए। मैंने ये वाला टॉपिक करवा दिया जिससे आपसे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, ये तो मैं ओखोटस्क सागर आपको पढ़ा चुका हूं। यहां पे देखिए बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर का हिस्सा है चुक्की सागर, यहीं पे चुक्की सागर भी है, चुक्की सागर। तो बेरिंग जलसंधि है यहाँ पे। ये आपका रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा है, कमचटका प्रायद्वीप है आपका, है ना। यहाँ पे बेरिंग सागर है, कमचटका प्रायद्वीप है, ओखोटस्क सागर है आपका, यहाँ पे सखालिन द्वीप है, यहाँ पे सखालिन द्वीप है। ये तो आपका यहाँ से जापान चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेरिंग जलसंधि जो है साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। बेरिंग जलसंधि साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। प्रशासन कैसे चलाता होगा? जैसे चलाना होता है, इसमें कौन सी वो चीज है? वहां पे प्रशासन पहले तो पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। प्रशासन तो देश के जैसा रूस का प्रशासन है उसी हिसाब से चलता है वहां पे। ऐसे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बिखरे हुए हैं, है ना। अमेरिका का एक हिस्सा प्रशांत महासागर के बिल्कुल मध्य में अवस्थित है, बहुत दूर है, जिसका नाम है, आप हवाई जानते हैं, हवाई वाला क्षेत्र। तो देश चलाएगा जैसे प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? ये आपका यूएसएसआर और रशिया से जुड़ी हुई चीजें हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाकी चीजें और बताऊंगा। बहुत सारे टॉपिक इसके साथ मुझे कवर करवाने हैं। समय के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे, इसी उद्देश्य के साथ मैं चल रहा हूं आपका, ठीक है। अभी तो इस समय पुतिन है आपके, व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के और विश्व के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं, बोल्ड डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो रशिया और उसके आसपास के देश क्लियर हो गए सभी को, ठीक है। चलिए आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के अंतर्गत जापान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जापान से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। जापान में बहुत सारे द्वीप हैं, तो द्वीपों से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो आज जो है हम लोग जापान से पूछेंगे। जो जापान का भूगोल है, ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशन है, चीन के पूरब में अवस्थित है।
चीन कहें या कोरिया, चाइना है, कोरिया है, चाहे नॉर्थ कोरिया हो चाहे साउथ कोरिया हो। इधर देखिए आप, साउथ कोरिया है और ऊपर नॉर्थ कोरिया है। इनके पूर्व में अवस्थित है जापान, और पैसिफिक ओशन के पश्चिम में अवस्थित है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। यहाँ पे द्वीप हैं। जापान में यदि हम टोटल द्वीप की बात करें तो 14,125 द्वीप हैं इसमें टोटल, 14,125 छोटे बड़े सभी मिलाकर के टोटल द्वीपों की बात करें तो 14,125 द्वीप है टोटल, जिनमें से केवल 260 द्वीपों में ही लोग रहते हैं। जापान में 260 द्वीपों में ही लोग रहते हैं, ठीक है। अब विश्व में देखें तो सबसे ज़्यादा जो द्वीप है वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आप देखेंगे तो इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप हैं। मेडागास्कर हो गया आपका, इंडोनेशिया में द्वीप का आकार बड़ा है। तो इंडोनेशिया, मेडागास्कर और पापुआ न्यू गिनिया के बाद जापान चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, जहां पर आबादी बड़े स्तर पे रहती है। मैं ग्रीनलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रीनलैंड अलग, उसको अलग तरीके से देखेंगे। तो आबादी की बात करें, इंडोनेशिया के बाद जापान दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा आबादी रहती है। भारत, चाइना, यूएसए के बाद चौथे नंबर पे इंडोनेशिया ही आता है, आबादी के आधार पे चौथा स्थान है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। हम इंडोनेशियाई द्वीपों को भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 सबसे बड़े द्वीप हैं जापान में, 4 सबसे बड़े द्वीप हैं। ये वाले मानचित्र से आप जापान का पूरा देख पा रहे होंगे, 4 द्वीप देख पा रहे होंगे। एक द्वीप ये है, दूसरा द्वीप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है, तीसरा द्वीप ये है, चौथा द्वीप ये है, 4 द्वीप है। अब इन चारों द्वीपों से क्वेश्चन पूछता है आप सभी से कि क्रम से बताइए कि उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण क्रम हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे उत्तर में है आपका होक्काइडो, सबसे उत्तर में है होक्काइडो, ये आप देख पा रहे हैं, सबसे उत्तर में होक्काइडो है। आप लिख लीजिएगा उत्तर से, जापान के द्वीपों का क्रम उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्रम, जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो सबसे उत्तर में होक्काइडो है, दूसरे नंबर पे होन्शु है, दूसरे नंबर पे होन्शु है, तीसरे नंबर पे शिकोकू है, चौथे नंबर पे क्यूशु है। फिर से एक बार देख लीजिए, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, शिकोकू और क्यूशु। फिर से एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। होक्काइडो, होक्काइडो, दूसरा है आपका होन्शु, होन्शु, तीसरा है आपका शिकोकू, शिकोकू, और चौथा है आपका क्यूशु। ये 4 द्वीप हैं क्षेत्रफल के आधार पे यदि देखें तो इनका। अब क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा द्वीप आपका होन्शु है। ये तो उत्तर से दक्षिण क्रम हो गया आपका, नॉर्थ से साउथ का क्रम हो गया। दूसरा आधार बनाते हैं क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है आपका होन्शु। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा होन्शु है, और यहाँ की जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु पर ही आपकी अवस्थित है। यहाँ पे देखिए इसकी राजधानी टोक्यो आपकी कहाँ पर अवस्थित है, होन्शु द्वीप पर ही अवस्थित है, ठीक है। और ये जो 3 द्वीप हैं आपके, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, इसको जोड़ा गया, पुल और कई सारी जगहों पे ब्रिज बनाया गया है, कई जगह पे सुरंगें बनाई गई हैं, तो पुलों और सुरंगों से इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होक्काइडो, दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल के आधार पे होक्काइडो। तीसरे नंबर पे है आपका शिकोकू, तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है, माफ करिएगा क्यूशु, ये है तीसरे नंबर पे क्यूशु, क्यूशु तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे आपका शिकोक्यू द्वीप है। तो क्षेत्रफल के आधार पे ये है आपका इसका, ठीक है। शिकोकू सबसे छोटा है, शिकोकू सबसे छोटा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे कम आबादी वाला द्वीप भी है, ठीक है,
सबसे कम आबादी भी शिकोकू में रहती है, कम आबादी। ज्यादातर आबादी कहां रहती है? होन्शु में। सबसे ज्यादा आबादी होन्शु में रहती है, सबसे कम आबादी कहां रहती है? शिकोकू में। ठीक है, और शिकोकू अवस्थित है होन्शु और क्यूशु के बीच में, होन्शु और क्यूशु के बीच में आपका अवस्थित है। ठीक है, एक चीज और है, क्यूशु जो आपका है तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, दूसरा अधिक आबादी वाला द्वीप है। यदि हम होन्शु के बाद देखें तो सबसे ज्यादा आबादी आपकी क्यूशु में रहती है, होन्शु के बाद देखें तो सबसे ज्यादा आबादी क्यूशु में रहती है, और ये एशियाई महाद्वीप के सबसे नजदीक है। यदि कोई ये पूछा जाए कि जापान का कौन सा द्वीप एशिया के सबसे नजदीक है, तो क्यूशु सबसे ज्यादा नजदीक है। क्यूशु एशिया के सबसे ज्यादा नजदीक है, एशिया के नजदीक है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, होक्काइडो के बारे में मैंने आपको बताया। होक्काइडो में तीसरा, देखो अब आबादी के आधार पे इनको बना लेते हैं। आबादी सबसे ज्यादा रहती है आपकी होन्शु में, ये तो क्षेत्रफल के आधार पे हो गया। तीसरा आबादी के आधार पे क्रम सबसे ज्यादा रहती है होन्शु में, होन्शु। दूसरे नंबर पे क्यूशु, तीसरे नंबर पे होक्काइडो, होक्काइडो, और चौथे नंबर पे शिकोकू। शिकोकू ये आपका आबादी के आधार पे है। ये क्रम पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ जाएगा, दक्षिण से उत्तर क्रम भी पूछ सकता है आपसे, तो उल्टा भी याद रखिएगा। क्यूशु, शिकोकू, होन्शु, होक्काइडो। इसको शॉर्टकट बना सकते हैं आप, एच। ठीक है, एच एस, ठीक है, के। तो आपको एस के ये याद रखना है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ठीक, वेरी गुड, लगभग सभी को क्लियर हो गया ये। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, ये सब प्रांत है आपका। होक्काइडो प्रांत है आपका, ऐसे ही आपका टोक्यो है, टोक्यो आपका यहाँ की राजधानी है। टोक्यो होन्शु में अवस्थित है। टोक्यो कहाँ पर अवस्थित है? होन्शु में अवस्थित है टोक्यो। यहाँ पर देखिए यहीं पर आपका होन्शु में नागोया भी है, ओसाका भी है। ठीक है, बहुत सारे द्वीप है। होक्काइडो के अंदर भी कई सारे हैं, ओशिमा, टेउरी द्वीप, रेबुन द्वीप, कई सारे द्वीप वहां पर भी अवस्थित है। तो अलग अलग द्वीप है, टोटल 14,000 द्वीप मैंने आपको बताया। सारे द्वीप जानने भी नहीं आप लोगों को, सब द्वीप जान के करेंगे भी क्या आप? क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो यहाँ पे देखो मेन सारे शहर हैं आपके, और इनके नाम आमतौर पे आते रहते हैं। होन्शु में ही है आपका, एक तो टोक्यो, ओलंपिक वगैरह यहीं पे होता है। यहीं पे योकोहामा बंदरगाह है, इसको भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। योकोहामा यहाँ का सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है। फिर ओसाका यहीं पे है, यहीं पे आपका क्योटो है, क्योटो प्रोटोकॉल यहीं पे हुआ था। यहीं पे नागोया है आपका। ठीक है, माउंट फूजी भी इसी में है, यहाँ पे माउंट फूजी है आपका, ये सुसुप्त अब हो चुका है माउंट फूजी। इसके बाद जो है आप लोगों ने एक नाम सुना होगा नागासाकी का, तो नागासाकी जो आपका है, और हिरोशिमा, हिरोशिमा और नागासाकी का आपने नाम सुना है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्यूशु, क्यूशु में नागासाकी, आपका क्यूशु में नागासाकी है, और हिरोशिमा जो है होन्शु में है। हिरोशिमा जहां पे बम गिराए गए थे 6 अगस्त 1945 को, यहां पे गिराया गया था 6 अगस्त, द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में। इसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। ठीक है, और क्यूशु में, ये नागासाकी में 9 अगस्त को बम गिराया गया था। फैटमैन नाम था इसका, 1945 को यहाँ पे फैटमैन बम गिराया गया था, फैटमैन। ठीक है, तो नागासाकी आपका किस बंदरगाह पे है, किस द्वीप पे है, ये आपको दिमाग में बैठा के रहना है। शिकोकू में, तो वो माफ करेगा क्यूशु में, क्यूशु में, शिकोकू में नहीं है, क्यूशु में है। क्यूशु का एक बंदरगाह है कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह है यहाँ पे। बाकी देखो यहाँ पे बहुत सारे आपके शहर हैं,
चर्चा में रहते हैं। मियावाकी है आपका, नागासाकी है आपका, ठीक है, कागोशिमा है, ये इसी में है आपका। बाकी ऊपर मैंने आपको बताया हिरोशिमा, कोबे, क्योटो, नागोया, माउंट फूजी, ठीक है, अमोरी बंदरगाह है यहाँ पे, ठीक है, मोरियोका है, सेंडाई है। सेंडाई फ्रेमवर्क आप लोगों ने सुना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में नाम आता है सेंडाई फ्रेमवर्क का। तो सेंडाई जो है ये होन्सू में आपका है, सेंडाई एक जगह है आपकी, ठीक है। फुकुशिमा का नाम सुना है आप लोगों ने, सुनामी जब आई थी फुकुशिमा में षड्यंत्र था, और वो षड्यंत्र आपका तो फुकुशिमा भी यहीं पे होन्सू में ही है आपका। तो बड़े बड़े जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं सब होन्सू में ही अवस्थित है, और इसीलिए होन्सू को प्रशासनिक राजधानी बनाया गया है। हाँ, क्यूसू में नागासाकी है आपका, और हिरोशिमा आपका इसी में है आपका होन्सू में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीजें, इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपके निकलेंगे। बंदरगाहों से क्वेश्चन आ जाते हैं, उत्तर नॉर्थ से साउथ क्रम से आ जाते हैं आपके। यहाँ पे देखिए जापान सागर है, जापान सागर है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जापान सागर को, इसके साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, जापान सागर को अलग से एक पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ले लेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। यहाँ पे प्लेटें मिलती हैं आपकी, पैसिफिक प्लेट है आपकी पैसिफिक प्लेट आपकी यहाँ पे मिलती है, तो रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है आपका ये पूरा। इसीलिए इतने सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे द्वीपों को लेकर विवाद भी है ना। ताइवान, चाइना और जापान के बीच में कई सारे द्वीपों को लेकर विवाद भी है, वो चर्चा में बने रहते हैं द्वीप। सेनकाकू को लेकर के विवाद है ना, सेनकाकू द्वीप को लेकर के चर्चा बनी रहती है हमेशा। क्यूराइल द्वीप को लेकर के विवाद है, उसको लेकर के भी चर्चा बनी रहती है, आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं इनको लेकर के। सर कौन सी टेक्टोनिक प्लेट है वो भी बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो प्लेट टेक्टोनिक है, एक तो पहली बात इसको पूरा रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत सारे हैं और ज्वालामुखी द्वीप बहुत सारे हैं। यहाँ पे एक तो आपकी पैसिफिक प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर आपका यूरेशियन प्लेट है, ये देखिए यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। यहाँ पे जापानीज प्लेट है, छोटी प्लेट है आपकी, यहाँ पे जापानीज प्लेट, ठीक है, जापानीज प्लेट है यहाँ पे। तो ये आपको पता है कि जहां पर भी ओशनिक प्लेट होगी वो नीचे सबडक्ट होगी, ठीक है, और जब नीचे सबडक्ट होगी तो यहाँ पर आपके ज्वालामुखी पर्वत होंगे। तभी आप देखिए माउंट फूजी है यहाँ पे, ये ज्वालामुखी पर्वत है आपका। तो यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत सारे रिंग्स ऑफ फायर में होने के कारण से यहाँ पे बहुत सारे जो है आपके ज्वालामुखी हैं, और समय समय पर यहाँ पे सुनामी आती रहती है, भूकंप आता रहता है और चक्रवात आते रहते हैं बड़े बड़े। तो ये पूरा आपका आपदा ग्रसित क्षेत्र है, और सेंडाई फ्रेमवर्क आपका डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जापान में ही आपका जो है सेंडाई फ्रेमवर्क आपका यहाँ पे हुआ था, उसको सेंडाई फ्रेमवर्क में अलग से आपको पढ़ा दूंगा। तो ये आपका रिंग्स ऑफ फायर में है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जापानीज प्लेट है। नीचे जो आपका है, नीचे यहाँ पे होगी फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस सागर है ना आपका, यहाँ पे देखिए फिलीपींस सागर है, तो नीचे फिलीपाइंस प्लेट है। तो ये पूरे क्षेत्र में प्लेट ही प्लेट है, छोटी छोटी प्लेटें हैं। और पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट चूंकि ओशनिक प्लेट है, नीचे सबडक्ट होती है, जिसके कारण से इस पूरे क्षेत्र में आपके ज्वालामुखी बनते हैं, और ये रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागरीय मेखला के अंतर्गत आता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है, इससे भी क्वेश्चन आता है, मैपिंग का सेगमेंट है। आप लोग एक बार अपने मानचित्रण में भी देखिएगा, जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। जापान को लेकर ये बेसिक मैपिंग है, बाकी हम लोग आने वाले सेशंस पे और चीजों को देखेंगे इन डीप। ऐसे ही मैं आपको एक एक जो क्षेत्र है ना, जैसे कभी इंडोनेशिया पूरा कंप्लीट करा दिया, कभी आपका दक्षिणी अमेरिका कंप्लीट करा दिया, ऐसे ही आपका अफ्रीका हो गया। तो आपका मैं मैपिंग का सेगमेंट भी करवा दूंगा, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है। कंट्री वाइज बहुत सारी चीजें आती हैं, पूछी जाती हैं, चैनल्स पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कोरियाई स्ट्रेट है, इस पूरी जगह यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट है। मैंने पिछले सेशन में आपको ईस्ट चाइना सी बताया था, पूर्वी चीन सागर। तो यहाँ पे कोरियाई जलसंधि है, कोरियाई जलसंधि, कोरियन जलसंधि है यहाँ पे।
कोरियन जल संधि। कोरियन जल संधि पूर्वी चीन सागर को जापान सागर के साथ जोड़ती है। यहाँ पे जापान सागर है आपका। अच्छा, इसके कई सारे जो विवाद हैं वो रसिया के साथ भी हैं। बहुत सारे द्वीपों को लेकर के रसिया में भी ऑनरशिप को लेकर के विवाद है आपका। ठीक है, तो रूस यहीं पर देखिए, जस्ट पास में रूस भी है, चीन के पास यहाँ पे रूस भी है। यहाँ पे ओखोटस्क सागर है। ये ओखोटस्क सागर मैं आपको बता दूंगा बाद में। ओखोटस्क सागर है, सी ऑफ ओखोटस्क है यहीं पे जापान के पास। होक्काइडो के जस्ट पश्चिम में आप देखिए, नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे सी ऑफ ओखोटस्क है ये पूरा का पूरा। ठीक है, होक्काइडो के पास, और यहाँ पे जापान सागर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक कुछ जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसके महत्वपूर्ण शहरों को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अपने मानचित्र में भी देख लीजिएगा। जापान विश्व के डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्रियों में से एक है आपका। बहुत ही यहाँ पे लोग मेहनती होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, बहुत ही तकनीकी सजग लोग होते हैं। औद्योगिक क्रांति जब जापान को करनी थी तो जापान के पास संकटों के अलावा कुछ और नहीं था। अपने विल पावर के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे जापान ने आज ये उन्नति की है। और आज जो आप देखेंगे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या विश्व में बड़े बड़े जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट हैं उन सब जगहों पे जापानीज पैसा लगा हुआ है। तो जापान का एक बहुत बड़ा रोल है पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट को लेकर के। जापान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत पैसा देता है। जापानीज की औसत आयु सबसे ज़्यादा है विश्व में। सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, 18 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। आलस्य बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र का। और औसत आयु 85 वर्ष के आसपास है यहाँ पे लोगों की। तो आप समझ सकते हैं कि काम करने वाले लोगों की उम्र ज़्यादा ही होती है। विवादित में अभी देखो नेक्स्ट सेशन, मतलब एक सेशन में ही बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा तो ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। एक सेशन और ले लेंगे जिसमें चाइना और जापान के बीच में जो डिबेट है, रशिया और जापान के बीच में जो डिबेट है, ताइवान और चीन के बीच में जो डिबेट है। तो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप जो हैं वो विवादित हैं आपके। ठीक है, और आमतौर पे आप लोग न्यूज़ में सुनते भी रहते होंगे कि आज चाइना ने जो है जापान के ऊपर से जो है अपने एरोप्लेन्स और अपने फाइटर प्लेन्स भेज दिए, और इधर भी जापान भी अपने फाइटर प्लेन्स भेज दिया। ये बहुत सारी चीज़ चलती। अच्छा, विश्व का एकमात्र देश जहाँ पे परमाणु हमला हुआ है, तो परमाणु हमला झेलने वाले देशों में से एक देश यदि कोई है तो वो जापान ही है आपका, है ना। चलिए, विश्व को भूगोल के अंतर्गत जब हम मैपिंग की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका महादेश में कनाडा और यूएसए के मध्य जो है यहाँ पर ग्रेट लेक एरिया है। ये आपका कनाडा है और ये आपका यूनाइटेड स्टेट है। तो यदि यहाँ पर इस पूरे रीजन पे देखें तो यहाँ पर ग्रेट लेक एरिया है। यहाँ पे कई सारी झीलें हैं, एक झील नहीं है, कई सारी झीलें हैं। और मैं मजे की बात आपको बताऊं कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, ये एक अद्वितीय औद्योगिक प्रदेश है जो लेक वाला एरिया है। ठीक है, इसको महान झील क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि खनिज को लेकर के, रसायन विज्ञान को लेकर, जल विद्युत निर्माण को लेकर, परिवहन को लेकर के यहाँ पे कई सारे केंद्र हैं आपके। ठीक है, यहाँ तक बहुत सारे यहाँ पे मांस को लेकर के मांस इंडस्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश है। बहुत बड़ी मंडी है, बंदरगाह है, यहाँ पे लौह धातु के केंद्र है। यहाँ पे कई सारी धातुओं को लेकर के यहाँ पे लौह अयस्क के केंद्र भी स्टैब्लिशमेंट किए गए। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी स्टैब्लिश है। तो यहाँ पे यूएसए के बहुत मेजर, देखिए आप मैप में देखिए, इस पूरे रीजन पे देखिए आपको कितने सारे आपको औद्योगिक क्षेत्र दिख रहे हैं। तो ग्रेट लेक एरिया को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को मैं आपको महान झील क्षेत्र को समझाना चाहूंगा और यहां से जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर बार और आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि ये वाला एरिया आपको नहीं पता है तो निश्चित तौर पे आप गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन पे इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए पीछे मेरे ये वाला रीजन, ये आप देख पा रहे हैं, ये 5 झीलें हैं आपकी। ये वही 5 झीलें जिनको मैं ग्रेट लेक्स बोलता हूं। और यहाँ पे एक तो सुपीरियर झील है, ऊपर देखिए ये लेक सुपीरियर है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी। ठीक है, सुपीरियर झील है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिशिगन झील है
दूसरी आपकी झील कौन सी है, मिशिगन। फिर यहाँ पे ह्यूरन झील है, तीसरी झील। नंबर 1 सुपीरियर। आप लोग अपना भी मानचित्र ओपन कर लीजिए एटलस में, इसमें उत्तरी अमेरिका महादेश का चैप्टर होगा, तो इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है, झीलों वाला क्षेत्र। बाकी आप यहाँ पे देख करके मैपिंग करते जाइए। दूसरी आपकी मिशिगन झील है, तीसरी आपकी ह्यूरन झील है, चौथी आपकी यहाँ पे ईरी झील है, और पांचवी आपकी ओंटारियो झील है। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे रीजन से, ठीक है, इसलिए हमको इसको एक बार ध्यान से समझना होगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इनको पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाने को लेकर के, कि इनको पश्चिम से पूरब क्रम या पूरब से पश्चिम क्रम में इनको सजाइए, इसको लेकर के एक क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद इनके जो है आकार के आधार पे कि सबसे बड़ी लीक कौन सी है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे कौन सी है, ये भी हमें समझना होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इनकी विशेषताएं हैं, हर एक झील की अपनी विशेषता है, तो हर एक झील की विशेषताएं भी देखनी होती है। पहली बात तो इनको हम क्या बोलते हैं, फिंगर लेक। इनको हम किस नाम से जानते हैं, फिंगर लेक के नाम से जानते हैं। फिंगर लेक किस नाम से जानते हैं इनको, हम फिंगर लेक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको, फिंगर लेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये आपके जो है इसमें 5 बड़ी झीलें हैं, पहली है सुपीरियर, दूसरी है मिशिगन, तीसरी है ह्यूरन, चौथी है ईरी और पांचवी है ओंटारियो। ये आपको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। अब एक बार इनको हम क्रम के आधार पे देख लेते हैं कि इनका क्रम क्या है आपका, ठीक है। एक एक करके क्रम हम देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात करते हैं आकार के आधार पे, कि आकार के आधार पे कौन नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन सी है। तो आकार के आधार पे देखें तो सबसे बड़ी आपकी सुपीरियर झील है, साइज में सबसे बड़ी सुपीरियर, और मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर के बाद दूसरे नंबर पे इसका स्थान आता है सुपीरियर का। तो आप समझ सकते हैं इस वाटर बॉडी का महत्व, ठीक है। विक्टोरिया तीसरे नंबर पे आती है, खारे पानी की झील है। विक्टोरिया दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो कल विक्टोरिया मैंने पिछले सेशन में आपको बताया है, ये आपका सुपीरियर झील है, ठीक है। सुपीरियर के बाद दूसरे नंबर पे आकार पे आती है आपकी ह्यूरन झील। ध्यान रखिएगा, मिशिगन नहीं आती, ह्यूरन। तो पहले नंबर पे सुपीरियर है, सुपीरियर झील आकार के आधार पे, आयतन के आधार पे नंबर 1 पे सुपीरियर, नंबर 2 पे आपकी ह्यूरन झील है, ह्यूरन झील, ठीक है। नंबर 2 पे आपकी कौन सी है, ह्यूरन झील, नंबर 2 पे ह्यूरन झील। नंबर 3 पे मिशिगन झील है, मिशिगन झील है नंबर 3 पे, ठीक है। नंबर 4 पे आपकी ईरी झील है, ईरी, ईरी को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ईरी झील है। और 5वें नंबर पे सबसे लास्ट में आपकी सबसे छोटी झील जो आपकी है, इसका नाम है ओंटारियो, ओंटारियो। पहले तो ये क्रम देख लेना है, नंबर 1 में सुपीरियर, फिर आपका ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर ईरी और फिर आपका ओंटारियो, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना। और ये पूरी की पूरी मीठे पानी की झील है, पूरी की पूरी आपकी मीठे पानी की झील है। क्या है आपकी, ये मीठे पानी की झील है। पहली चीज आपको ये समझना है, ठीक है। हाँ, ये नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेंगी सारी की सारी झीलें। एटलस आप संस्थान से मंगवा सकते हैं, यदि किसी को भी एटलस चाहिए तो एटलस के लिए आप संस्थान को कांटेक्ट कर लीजिए, आपको संस्थान से स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस आमतौर पे कई जगह पे नहीं मिलता, तो आप अपनी संस्था में आजाद पब्लिकेशन में कांटेक्ट करिए। हमारी वेबसाइट है www.azadpublication.com, वहां से भी आपको एटलस आपके घर तक पहुंच जाएगा। आप ऑर्डर कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक घर यहां से भेज दिया जाएगा, आपके घर पे आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो azadpublication.com में आपको एटलस मिल जाएगा स्टडी टुडे पब्लिकेशन का, ठीक है। तो यहां पे ये आपका पहले तो ये क्रम आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब यहां पे 1-2 फैक्ट हैं, इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। पहली बात ये हिमानी झीलें हैं आपकी, हिमानी मतलब इनमें बर्फ भी, मतलब बर्फ से भी ढक जाती हैं। जब जो है उत्तरी गोलार्ध में आपका उत्तरायण सूर्य दक्षिणायन होता है तो शीत ऋतु में ये पूरी बर्फ से जुड़ जाती हैं, और ऐसे भी सामान्य समय पे भी, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। तो ये हिमानी झीलें हैं। पहली बात, सबसे बड़ी मीठे पानी की व्यवस्था है पूरे धरातल की बात करें तो ये सबसे बड़ा तंत्र है मीठे पानी का, सुपीरियर। ये सब मिला दीजिए तो सोचिए कितनी बड़ी जो है मीठे पानी के जल का तंत्र है आपका,
ठीक है। पृथ्वी की सतह पर जितना भी मीठा पानी है उसका 1/5वां भाग यहां पर है। 1/5 हिस्सा मीठे पानी का ये झीलों के पास है। तो आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना है पृथ्वी के लिए। ठीक है। अच्छा, केवल और केवल ये, अब इनका उपयोग क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो पेयजल के लिए, दूसरा सिंचाई के लिए। तभी आप देखते हैं अमेरिका के पास आज के टाइम पे जो संसाधन है, नेचर ने ही बहुत कुछ दे रखा है अमेरिका को। बड़ा भूभाग दे रखा है और साथ साथ दोनों तरफ समंदर दे रखा है, यानी बंदरगाह दे रखे हैं, ये मीठे पानी का स्रोत दे रखा है आपका। ठीक है। तो पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, परिवहन के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उन खनिज पदार्थों के लिए भी ये क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक तो आपको ये दिमाग में बैठाना है। अब देखो, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इन क्वेश्चन को एक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पे लेक मिशिगन है, ये आप देख पा रहे हैं, लेक मिशिगन है। ये पूरी तरीके से यूएसए में अवस्थित है। केवल और केवल एक ही लेक है मिशिगन जो पूरी तरीके से यूएसए में अवस्थित है। बाकी यदि आप दोनों लेकों को देखेंगे, लेक सुपीरियर यूएसए कनाडा की बॉर्डर बनाती है। ठीक है। इसके बाद लेक ह्यूरन यूएसए कनाडा की बॉर्डर पे है आपका। ठीक है। लेक इरी ये भी आपकी यूएसए कनाडा की बॉर्डर पे है, और यहां पे लेक ओंटारियो ये भी यूएसए कनाडा की बॉर्डर पर है। केवल और केवल लेक मिशिगन ही पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि महान झील क्षेत्र, इसको ग्रेट लेक एरिया बोलते हैं, महान झील क्षेत्र में कौन सी झील ऐसी है जो पूरी तरीके से यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो वो कौन सी आपकी होगी? वो आपकी होगी लेक मिशिगन। क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें से? सिंपल सा है। ठीक है। ये हिमानी झीलें हैं क्या? हाँ। ठीक है। इनका क्रम यदि कोई पश्चिम से पूरब पूछता है तो पश्चिम से पूरब तो क्या होगा? पहले आपकी, हाँ, अब एक बार इनका क्रम देख लेते हैं। पश्चिम से पूरब क्रम, ठीक है, क्रम देख लेते हैं। पश्चिम से पूरब क्रम देख लेते हैं। ठीक है। पश्चिम से पूरब क्रम। देखो, ये एग्जाम टाइम पे ना थोड़ा सा क्या होता है, ये चीजों में हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए एक बार ध्यान से समझना है। नंबर 1 पे सुपीरियर है, सबसे पहले सबसे पश्चिम में सुपीरियर है। ठीक है। नंबर 2 पे आपका कौन सा है? नंबर 2 पे आपका जो है मिशिगन झील है। आप देखो, पहले सुपीरियर है फिर मिशिगन पड़ती है आपकी, मिशिगन। ये क्रम के आधार पे बता रहे हैं ना। नंबर 3 पे आपका ह्यूरन पड़ती है, ह्यूरन, लेक ह्यूरन पड़ती है आपकी। ठीक है। इसके बाद आपकी इरी है, नंबर 4 पे आपका इरी है, इरी। और नंबर 5 पे ओंटारियो है, ओंटारियो। ये आपका क्रम है, पश्चिम से पूरब क्रम है झीलों का, पश्चिम से पूरब क्रम है। पहले सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर आपकी जो है ह्यूरन है, फिर एरी है, फिर ओंटारियो है। सर, इसमें डिस्प्यूट नहीं होता है क्या दोनों देशों के बीच में? यहां एक नदी में 3 स्टेट में डिस्प्यूट होते हैं। देखिए क्या है ना, अमेरिका ने अपने पड़ोस को बहुत सही तरीके से रख रखा है। ठीक है। अपने कनाडा के साथ अमेरिका के बहुत ब्रदरहुड रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। पाकिस्तान जैसे नहीं है कनाडा वहां पे। अमेरिका ने अपने आसपास को 2-3 देशों के साथ संबंध खराब भी थे, जैसे क्यूबा के साथ खराब थे, तो बराक ओबामा के टाइम पीरियड पे उनको भी सामान्य बनाया गया। अभी मैक्सिको के साथ कई बार ट्रंप सरकार के समय, तो अभी जो जब से ये सरकार आई है तो इसने मैक्सिको के बाद साथ भी संबंध, तो थोड़ा बहुत संबंधों में आती है टकरार, नहीं तो संबंधों, बहुत अच्छे संबंध अपने आस पड़ोस को सही कर रखा। कनाडा के साथ तो एक तरीके से ये मान लीजिए यूएसए कनाडा भाई भाई का रिलेशन है। ठीक है। जो यूएसए कहेगा, कनाडा की विदेश नीति भी यहां तक काफी हद तक जो है यूएसए और कनाडा की विदेश नीति में आप बहुत अंतर नहीं पाओगे। ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। और यही चीज यदि आपका सार्क कंट्रीज में आ जाए, सार्क देशों में आ जाए, है ना, चाहे वो आपका पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो, चाहे भूटान हो या श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे देश एकजुट हो जाएं, तो आप सोचिए भारत बहुत डेवलप कर जाएगा। चाइना भी इस बात को समझ ले तो चाइना भी डेवलप कर जाएगा। तो अमेरिका करता क्या है, दूसरे पड़ोसों को खराब करेगा, हमारे पाकिस्तान से रिलेशन खराब करा देगा, हमारे अफगानिस्तान से रिलेशन खराब कर देगा, और अपना पड़ोस बिल्कुल ओके करके रखता है। तो वो उसकी एक विदेश नीति का हिस्सा है कि भैया पड़ोस सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। ठीक है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका ये। ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है सभी को।
क्लियर है? तो अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी झील कोई पूछ लेता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो कौन सी झील है? ठीक है, कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान से जुड़ी हुई है, 5 देशों से कैस्पियन सागर झील। नाम फिर से बता रहा हूं, ये पढ़ा चुका हूं मैं कैस्पियन सागर को। कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए दोनों की बॉर्डर बनाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी विक्टोरिया आती है तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे। कल ही पढ़ाया था आपका युगांडा, तंजानिया और केन्या तीनों की बॉर्डर में सीमा साझा करती है, युगांडा, तंजानिया और केन्या। इसके बाद ह्यूरन झील आपकी आती है, सुपीरियर के बाद ह्यूरन आती है ना, तो ह्यूरन देखा जाए तो विश्व में चौथी सबसे बड़ी झील है ह्यूरन, कनाडा और यूएसए के बीच में ये भी बॉर्डर बनाती है। इसके बाद 5वें नंबर पे मिशिगन आती है आपकी, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। पहले नंबर पे कैस्पियन सागर, दूसरे नंबर पे सुपीरियर, तीसरे नंबर पे विक्टोरिया, चौथी नंबर पे ह्यूरन। ठीक है, फिर मिशिगन। यहां पे नहर प्रणाली भी पूरी स्टैब्लिशमेंट की गई है, पूरी इनको लेक के माध्यम से जोड़ा भी गया इन झीलों को, लेक के माध्यम से। देखिए वो माफ करेगा, नहर के माध्यम से यहां पर कैनाल्स बनाए गए, कैनाल्स के माध्यम से आपस में इनको जोड़ दिया गया है ताकि नौका गम्य रहे, यहां से ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हो सके, सेंट बंदरगाह से इनको जोड़ दिया जाए। आप देखो कितना अच्छा सिस्टम डेवलप किया गया है। आप यहां पे देखिए, यहां पे सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी से जो भी मतलब आपका जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन, देखो वाटर वेज कैसे डेवलप किया गया है। सेंट लॉरेंस नदी है, कनाडा में जाकर के गिरती है आपकी। ठीक है, तो यहां पे हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी में जल गिराती है, तो इससे नहर आपकी पूरी जोड़ी गई है। और फिर ये ओंटारियो से नहर होकर के इरी में जाती है, इरी से नहर को ह्यूरन पे जोड़ा गया है और ह्यूरन को सुपीरियर के साथ जोड़ दिया गया है। पूरा एक प्रॉपर लेक सिस्टम स्टैब्लिशमेंट किया गया है, एक ट्रांसपोर्टेशन वे स्टैब्लिश किया गया है। और इसके बाद यहां से फिर आपका जो स्थल मार्ग है, स्थल मार्ग के साथ इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक स्टैब्लिशमेंट किया गया है। अच्छा, बॉर्डर डिस्प्यूट भी नहीं है, कनाडा और अमेरिका के बीच में कोई बॉर्डर 649 पैरेलल है, वही दोनों की बॉर्डर्स को निर्धारित करते हैं और फिर ग्रेट लेक्स आपके कराते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टॉप 5 झीलें थी। पहले नंबर पे कैस्पियन सागर, दूसरे नंबर पे सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर ह्यूरन, फिर मिशिगन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी टंगानिका, वाकल और बहुत सारी ग्रेट वियर वगैरह वो झीलें आती हैं, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तब टॉप 5 आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक जानकारी आपकी ये है। अब थोड़ा सा एक एक करके सभी झीलों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व में कैस्पियन सागर के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अच्छा, इनके आसपास बहुत सारे शहर आपके अवस्थित हैं, कई सारे शहर हैं, ये पूरे औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो वो शहरों का भी मैच द फॉलोइंग आता है कई बार। ठीक है, तो सुपीरियर झील के पास ही जो है यहां पर कई सारे शहर हैं। सुपीरियर झील के पास एक शहर है जिसका नाम है डुलुथ। कौन सा शहर है? डुलुथ। यहां पे एक शहर है आपका अमेरिका का डुलुथ। डुलुथ ये आपका औद्योगिक शहर है। ठीक है, यहीं पे अवस्थित है। यहां पे लोहा उद्योग का बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहां पे सू कैनाल है। देखो सू कैनाल, ये आप देख पा रहे हैं, जो कैनाल मैंने बनाई थी ये आपका सुपीरियर को ह्यूरन के साथ जोड़ती है, सू कैनाल। ठीक है, सू कैनाल। और यहीं पर सू कैनाल के पास सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट भी एस्टेब्लिशमेंट किया है, जो कि कनाडा का एक बंदरगाह है। तो कनाडा का एक बंदरगाह यहीं पर है जिसका नाम है सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट। ठीक है, ये आपका यहां पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इसके बाद जो है ह्यूरन झील आपकी आती है, दूसरी बड़ी झील। ये आपकी जो है यहीं पर सडबरी शहर आपका एस्टेब्लिशमेंट है, यहीं पर है सडबरी। डुलुथ आपका सुपीरियर के पास है, यहीं पर है सडबरी। सडबरी 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 ये भी आपका एक औद्योगिक क्षेत्र है। सडबरी शहर अवस्थित है और ये कनाडा में अवस्थित है। सडबरी, सडबरी कहां पे अवस्थित है? आपका कनाडा का शहर है। ठीक है, इसमें मानचित्र में है क्या? ठीक है, इसमें सारे नहीं दिखाए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता जा रहा हूं। आप लोग एक बार अपने मानचित्र में इनको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो सडबरी में निकेल उत्पादन बहुत स्तर पे होता है।
ठीक है, निकेल उत्पादन भी होता है और तंबाकू और प्लेटिनम का भंडार भी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है। तंबाकू का उत्पादन किया जाता है सटबरी में और प्लेटिनम के भंडार भी सटबरी में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो सटबरी आपका ह्यूरन लेक से जुड़ा हुआ है, डुलूथ आपका सुपीरियर झील से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मिशिगन लेक, मिशिगन लेक के बारे में मैंने आपको बताया पूरी तरीके से ये दक्षिणी अमेरिका के पास है, मतलब वो माफ करेगा यूएसए के पास है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित लेक है मिशिगन आपका। तो ये कनाडा की सीमा पे नहीं है, बाकी सारी की सारी कनाडा की सीमा पर है, ये कनाडा की सीमा पे नहीं है। यहां पे कई सारे शहर है, शिकागो का नाम आपने सुना है, शिकागो आप देखिए यहां पे अवस्थित है, ये है आपका शिकागो, ये है आपका शिकागो। शिकागो जो अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, यहीं पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1893 में जब विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था तो शिकागो में ही भाषण दिया गया था आपका। 1893 में हिंदू धर्म पर प्रतिष्ठित भाषण दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा मिल्वॉकी शहर है, यहां पर ही मिल्वॉकी शहर है, यह भी आपका एक औद्योगिक शहर है। यहीं पर एक शहर है गैरी शहर, अमेरिका का गैरी, गैरी भी यहीं पर अवस्थित है। तो गैरी है, मिल्वॉकी है, शिकागो है, ये सारे के सारे आपके यहां पे। और यहां पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपकी, मीट इंडस्ट्री है, मांस उद्योग भी यहां पे एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो है झील है। इसके बाद देखो इरी है आपका, अगली झील है आपकी इरी। ठीक है, इरी में कई सारे शहर हैं, जैसे एक आपका शहर है डेट्रॉयट, बहुत फेमस शहर है यहाँ पे डेट्रॉयट। ठीक है, मैं आपको ऊपर वाले मानचित्र में दिखा देता हूं, यहां पर है आपका, यहां पे ये है डेट्रॉयट। ऊपर देखिए इरी से जुड़ा हुआ है आपका डेट्रॉयट, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है आपका। ठीक है, डेट्रॉयट पूछता है आपसे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है डेट्रॉयट को लेकर के। ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है डेट्रॉयट आपका। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है, क्लियर है, स्पष्ट है। और यहां पर नियाग्रा नदी भी अवस्थित है आपकी। ठीक है, इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा नदी जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का काम भी करती है। तो इरी और ओंटारियो के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय नदी भी है आपकी। ठीक है, नियाग्रा नदी, यहां पे एक नदी आपकी नियाग्रा नदी। ठीक है, तो नियाग्रा नदी आपकी जो है यहां पे सीमा बनाती है पूरी तरीके से। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है नियाग्रा नदी, और नियाग्रा नदी पर ही नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है, बहुत ही फेमस जलप्रपात है आपका। ठीक है, हाँ, ऑक्सफोर्ड में भी मिल जाएगा आपको, स्टडी टुडे पब्लिकेशन में भी मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा। आप अपने मानचित्र पे देखिए, ये सारी शब्द जो मैं यूज कर रहा हूं आप लिखते जाओ इनको। नियाग्रा नदी यहीं पर है और नियाग्रा इरी और ओंटारियो को आपस में जोड़ती है, दोनों को लेकर के। ठीक है, दूसरा नियाग्रा जलप्रपात भी अवस्थित है। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। हाँ, तो ये आपको दिमाग में बैठाना। और यहीं पर एक शहर है बफेलो, फेमस शहर है, डेट्रॉयट है, बफेलो है। डेट्रॉयट ये अवस्थित है आपका, डेट्रॉयट, बफेलो। ठीक है, ये दो प्रमुख शहर यहां पर अवस्थित है इरी के पास। इसके बाद आते हैं ओंटारियो, सबसे छोटी लेक है यहाँ की ओंटारियो, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर अवस्थित है, सबसे पूर्व में अवस्थित आपकी झील है। यहां पर जो है हैमिल्टन नगर है आपका। ठीक है, हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है। यहीं पर आपका अवस्थित है टोरंटो, यहीं पर अवस्थित है आपका हैमिल्टन, हैमिल्टन, ये सब औद्योगिक केंद्र है। हैमिल्टन अवस्थित है, टोरंटो अवस्थित है। तो ये सब आपके प्रमुख, यहाँ पे लौह इस्पात बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण आबादी भी रहती है। इस झील के किनारे आसपास बहुत सारी आबादी रहती है, इन झीलों के आसपास आबादी का बसावट बहुत ज्यादा है। अच्छा, यहां से सेंट लॉरेंस नदी जुड़ी हुई है आपकी, सेंट लॉरेंस नदी हडसन की खाड़ी में आपकी जुड़ती है। सेंट लॉरेंस नदी की रात जो है आपकी यहीं पर अवस्थित है। इसी के सेंट लॉरेंस नदी पर किंगस्टन शहर अवस्थित है यहाँ का। ठीक है, किंगस्टन शहर आपका कनाडा का रेल इंजन और लोकोमोटिव सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहां पे सेंट लॉरेंस नदी आपकी है, विश्व में सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनाती है सेंट लॉरेंस नदी, एस्चुरी बनाती है आपकी, और ये आपको ध्यान में रखना है। सेंट लॉरेंस नदी के उत्तर में 65 किलोमीटर दूरी पे कनाडा की राजधानी ओटावा अवस्थित है। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां पे बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक केंद्र है, औद्योगिक शहर है, हर एक। ठीक है, सुपीरियर के पास डुलूथ था आपका। ठीक है,
मिशिगन में शिकागो है, मिल्वाकी है, गैरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ह्यूरन जो आपको बताया, सडबरी यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला ईरी के पास आपका डेट्रॉयट अवस्थित है, बफेलो अवस्थित है, ओंटारियो के पास टोरंटो अवस्थित है, हैमिल्टन अवस्थित है। ये कुछ प्रमुख आपको शहर पता होने चाहिए, इन शहरों से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, रट जाना है, ये आप एक बार मैपिंग वाले सेक्शन में भी देख लीजिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण पक्ष जो थे आपके, मैंने यहां पे आपको बता दिया, ठीक है। क्वींसलैंड भी आपका अवस्थित है, यहां पे देखो ईरी के पास ही आपका क्वींसलैंड है। कुछ शहरों के नाम आप लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। आपका क्वींसलैंड है, बेफेलो है, डुलुथ है, मिल्वाकी है, शिकागो है, डेट्रॉयट है। डेट्रॉयट में ऑटोमोबाइल सेक्टर है आपका पूरा का पूरा, डेट्रॉयट आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए है, ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहाँ पे लोहा भी बहुत पाया जाता है इस पूरे क्षेत्र में, तो इसलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पे अच्छे से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट का ये बेस्ट जो है आपका औद्योगिक क्षेत्र है, और स्वच्छ पानी पेयजल योग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी है यहाँ पे बड़े स्तर पे, प्रेयरी घास के मैदान भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। प्रेयरी घास के मैदान भी पाए जाते हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो ये आपका महान झील क्षेत्र का मैपिंग वाला सेगमेंट था। मैपिंग वाली चीजें जो है मैंने आपको यहां पर बता दी। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो आपके यहां पे पाए जाते हैं। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा फॉल जो है आपका नियाग्रा फॉल है, वो आपको इस्टेब्लिशमेंट यहीं पर आपका है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात किसके किसके बीच में स्थित है? इरी और ओंटारियो के बीच में। इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात अवस्थित है, और नियाग्रा जलप्रपात से जल विद्युत उत्पादन बड़े स्तर पे किया जाता है, और ये जल विद्युत उत्पादन कनाडा और यूएसए दोनों की विद्युत आपूर्ति करती है यहां से। ठीक है, यहां पे जो है घास के मैदान है, बड़े स्तर पे घास के मैदान यहां पर देखने को मिलते हैं। शिकागो वगैरह में ये भी आपको दिखेगा, घास के शीतोष्ण घास मैदानों की खेती भी यहां पे की जाती है। ठीक है, विशाल घास के मैदान यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, औद्योगिक नगर सुपीरियर के किनारे आपका डुलुथ है, मैंने आपको बताया। मिशिगन के पास गैरी आपका जो है शिकागो है, और इरी के पास आपका डेट्रॉयट है। इसके बाद आपका जो है अलग अलग मैंने सबके सारे के सारे नाम आपको बता दिए हैं। क्लियर है, स्पष्ट है भाई सभी को? अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ, चलिए फिंगर लेक के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपका महान झील क्षेत्र है। देखो, मैपिंग में हमें A to Z चीजें एक एक करके देखते जाना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, विश्व के भूगोल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जो आपकी झीलें हैं। झीलों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और दो तीन चीजें झीलों से पूछता है। सबसे पहली, यदि किसी झील से किसी नदी का उद्गम हो रहा है तो वो पूछ लेता है, या फिर ये पूछ लेता है कि वो झील किन किन देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, और या तो झील से जो है बहुत सारे करंट ओरिएंटेड टॉपिक भी आपके चर्चा में रहते हैं। तो अभी हाल ही में जो है विक्टोरिया झील बहुत चर्चा में रही है, और विक्टोरिया झील में जैव विविधता के खतरा को लेकर के कई सारे आपकी रिपोर्ट आई हैं। एक रिपोर्ट IUCN के द्वारा भी जारी की गई थी हाल ही में, आपकी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचर IUCN, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके द्वारा ये कहा गया था कि विक्टोरिया झील का जो बायोडाइवर्सिटी है वो लगातार पॉल्यूशन के कारण से बहुत सारी प्रजातियां इसकी विलुप्त हो रही हैं। तो कई बार करंट में चर्चा में रहती है, तो विक्टोरिया झील आपकी काफी चर्चा में थी। तो आज के सेशन में हम विक्टोरिया झील को समझने जा रहे हैं कि विक्टोरिया झील के साथ कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, और विक्टोरिया झील से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स क्या क्या हो सकता है। तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है। सबसे पहले तो ये आप देख पा रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे ही यहाँ पर आप देखेंगे विक्टोरिया झील है। ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से 3 देशों से घिरी हुई है। 3 देशों की सीमा लगती है विक्टोरिया में। आज के सेशन में आपको रट लेना है, याद कर लेना है, जीवन में कभी दोबारा भूलना नहीं चाहिए। एक बार जब मैं आपको कोई चीज करवा दूं फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। तो यहां पर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये है लेक विक्टोरिया। अच्छा, अफ्रीका में बहुत सारी झीलें हैं,
तो मैं एक एक करके झीलें लूंगा, मैं ऐसा नहीं होगा कि एक साथ, है ना, तो एक एक करके झीलें हम लेंगे और सारी झीलों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज हम विक्टोरिया लेक देख रहे हैं और बहुत विस्तार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये आप देखेंगे, ये है आपका विक्टोरिया लेक, ठीक है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहला है केन्या, दूसरा है युगांडा और नीचे है तंजानिया। पहले ये रट लेना है, 3 देश हैं, 3 देशों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है, विक्टोरिया झील से। पहली बात, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। किन किन देशों के बीच सीमा साझा करती है? युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया। युगांडा, केन्या, तंजानिया। अपने एटलस में भी देख लीजिएगा, मैप एटलस में आप लोग भी अफ्रीका का मानचित्र खोलेंगे तो वहां पर आपको ये झील मिल जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका जो है, इसका थोड़ा बहुत विस्तार जो है बुरुंडी और रवांडा तक भी है, लेकिन 3 देशों के साथ ही सीमा साझा करती है। ये है आपकी लेक विक्टोरिया, ठीक है। इधर केन्या है आपका, जो बॉर्डर्स लगती है केन्या के साथ, यहां पे युगांडा के साथ, और ये आपका तंजानिया। 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। यहां पे देखिए 2 देश हैं, एक रवांडा है और यहां पे बुरुंडी है। यहां तक मतलब थोड़ा विस्तार है इसका, लेकिन ये सीमा साझा नहीं करती इनके साथ, ठीक है। विस्तार मतलब ये तंजानिया के अंदर ही जाकर के लॉक्ड रहती है, तो पड़ोसी हैं, ये पास में है, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं। यदि ऑप्शन में आता है रवांडा और बुरुंडी तो गलत होगा। 3 ही है इसके सहित, केन्या, तंजानिया, युगांडा, ठीक है। रवांडा और बुरुंडी नहीं है। अफ्रीका की ये झील है आपकी, रवांडा और बुरुंडी नहीं है। रवांडा और बुरुंडी नहीं है, ये रट लेना है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। पहली बात तो ये हो गई। अब इसके बारे में 2-3 फैक्ट आप जान लो जो आपको जानना चाहिए। पहला फैक्ट है कि इसको जो है डार्विन ऑफ ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और है विक्टोरिया झील का, डार्विन के ड्रीम पॉन्ड। डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। पहली चीज तो डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। नंबर 1 में सुपीरियर झील है। सुपीरियर, मैं आपको सुपीरियर झील पढ़ाऊंगा, आप इंतजार करिए, ये टॉपिक भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सुपीरियर झील हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुपीरियर झील आने वाले सेशंस में देखेंगे हम लोग। तो सुपीरियर झील नंबर 2 आपका जो है, पहला तो सुपीरियर झील है आपका, दूसरे नंबर पे जो आपकी है वो है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, झील सुपीरियर। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार। एक चीज और आता है, अफ्रीका की झीलों से क्रम से पूछा जाता है, उनको नॉर्थ से साउथ क्रम और साउथ से नॉर्थ क्रम। ये मैं एक अलग सेशन लाऊंगा जिसमें मैं क्रम आपको करवा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा उसका इंतजार कर लीजिए, एक अलग से सेशन लेंगे। पहले मैं प्रमुख प्रमुख झीलें आपको बता दूं, फिर नॉर्थ और साउथ वाला क्रम भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सुपीरियर झील मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, वो पहले नंबर पे झील है। विक्टोरिया दूसरी सबसे बड़ी झील है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में इसका तीसरा स्थान है विक्टोरिया का। पहले नंबर पे है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश मैंने आपको बताए थे। कैस्पियन सागर झील है ये आपका। तो विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है, लेकिन ये खारे पानी की झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। दूसरे नंबर पे विक्टोरिया झील। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल के आधार पे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। अच्छा, विक्टोरिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर की झील है यदि हम खारे और मीठे दोनों को कंबाइंड कर दें तो, ठीक है। अब विक्टोरिया से क्या होता है, यहां से नील नदी का उद्गम होता है। मैं नील नदी अलग से एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगा, किन किन देशों से होकर के जाती है नाइल रिवर। तो देखिए, विक्टोरिया से नील नदी निकलती है, जिसको हम श्वेत नील भी कहते हैं। श्वेत नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, श्वेत नदी, नील नदी। नील की 2 ब्रांचेस हैं, ब्लू नील है और श्वेत नील है। तो ब्लू नील जो है लेक टना से निकलती है और व्हाइट नील आपकी विक्टोरिया से निकलती है। तो सबसे बड़ी जो आपकी नदी निकलती है वो निकलती है विक्टोरिया से। अफ्रीका की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो इसका उद्गम स्रोत है आपका, एक ये आपको ध्यान में रखना है।
अच्छा, एक और बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपको जानना है, विषुवत रेखा आपकी विक्टोरिया झील से होकर के जाती है। विषुवत रेखा होकर जाती है विक्टोरिया झील से, विषुवत रेखा भी विक्टोरिया झील से जाती है। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा में अवस्थित झील है, विषुवत रेखा में अवस्थित झील है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील। यदि कोई ये पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंध में अवस्थित सबसे बड़ी झील है, क्योंकि सुपीरियर आपकी शीतोष्णकटिबंध की झील है, तो ये विषुवत रेखा भी यहां से गुजरती है। ठीक है, यहां पर बहुत बड़े स्तर की जैव विविधता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, विषुवत रेखा के पास अवस्थित है। तो विक्टोरिया झील का जो नदी वेशन है, यहां पे मत्स्य पालन भी होता है, बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया भी हैं, यहाँ पे वेटलैंड एरिया भी हैं, रेजलैंड एरिया भी है। तो विशाल प्राकृतिक संसाधनों के लिए हम विक्टोरिया झील को जानते हैं। ये आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया, यहां पे प्राकृतिक संसाधन बहुत है इसके नदी वेशन में, और यहां पे बड़े स्तर पे यहाँ के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उनको एक तो पानी की उपलब्धता, स्वच्छ पानी के साथ साथ, चूंकि ये मीठे पानी की झील है तो स्वच्छ पानी की उपलब्धता, लोगों को आजीविका प्रदान करना, मत्स्य पालन, विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए इस झील को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है इस पूरी झील पे, नदी वेशन में। यहाँ पे बहुत सारी स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, और इसको लेकर IUCN की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया कि यहाँ की बहुत सारी मछलियां, केकड़े, बहुत सारे मोलस्का जीव, ये सारे के सारे धीरे धीरे औद्योगिक प्रदूषण के कारण से, क्योंकि इसके चारों तरफ जितनी कंट्री हैं, केन्या इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है इसके आसपास, ठीक है, युगांडा और तंजानिया भी तो औद्योगिकरण के कारण से यहाँ पे औद्योगिक पानी पहुंच रहा है बड़े स्तर पे। और चूंकि आपको पता है कि औद्योगिक पानी यदि यहाँ पहुंचेगा तो लेक का टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे भी 0 डिग्री पे अब ये आपकी उपस्थित है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियों के लिए खतरा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? तो यहाँ पे मत्स्यन भी बड़े स्तर का होता है, और यहाँ पे जो है मछली पकड़ने की कह रहे हैं कि इतनी खराब प्रथाएं हैं जिसके कारण से पर्यावरण का गिरावट भी हो रही है। यहाँ पे लंगफिश पाई जाती है, ईल मछली की तरह एक फिश पाई जाती है लंगफिश, जिसका बड़े स्तर पे यहाँ से मत्स्य पालन गतिविधियां की जाती है लंगफिश का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। IUCN ने कहा है कि जल्द ही यदि पर्यावरण में सुधार नहीं किया गया तो विक्टोरिया झील जो है यहाँ पे प्रजातियों की बहुत तेजी से विलुप्ति हो जाएगी। इसलिए क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है, जन जागरूकता की जरूरत है, और स्थानीय नवाचार के माध्यम से प्रो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज यहाँ पे करना होगा हमें, तब जाकर के चीजें होंगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे आइलैंड भी है, आपका सीसा आइलैंड है, यहाँ पे नगाम्बा आइलैंड है, आपका यहाँ पे रुसिंगा आइलैंड है, तो कई सारे यहाँ पे उकारा आइलैंड है। तो ये सब पर्यटन गतिविधियों के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है, कई सारे यहाँ पे रुबोंडो आइलैंड है, बहुत सारे मल्टीपल आइलैंड भी विक्टोरिया झील में देखने को मिलते हैं। जल्दी मेरा एक भारत दर्शन का सेशन आएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। बेम्बनाथ जो आपकी बेम्बनाथ झील है ना, भारत की सबसे बड़ी झील बेम्बनाथ झील है, मैंने वहां से भारत दर्शन का वीडियो शूट किया है, तो उससे मैं भारत की सारी झीलें पढ़ाऊंगा जितनी भी है। और आप बेम्बनाथ लेक भी देखिएगा। बेम्बनाथ लेक केरल में अवस्थित है और बैक वाटर है आपका, भारत में अरब सागर का बैक वाटर है। तो उसका एक भारत दर्शन का एपिसोड आपको भारत दर्शन की प्लेलिस्ट पे जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, आप एक बार उसे जरूर देखिएगा, आपकी एक जानकारी मिलेगी। उसमें कई सारे आइलैंड है, मैंने एक आइलैंड में मैं स्वयं गया था, उस आइलैंड के अंदर भी शूट किया है काफी सारी चीजें। तो एक बार जरूर से जरूर उस सेशन को देख करके लाभान्वित होइएगा आप लोग। ठीक है, तो ये एक आपका जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है इसको लेकर के।